नमस्कार, राधे राधे साथियों। तो आरपीएससी तरंग पे आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं प्रादेशिक परिदृश्य में राजस्थान क्रोनोलॉजी। तो राजस्थान क्रोनोलॉजी हमें करनी है अब मई मंथ की, ठीक है। मई माह की हम राजस्थान क्रोनोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम अप्रैल 2026 की न्यूज़ को कवर करेंगे। राजस्थान के लिए इंटरनेशनल और नेशनल वाला पार्ट अभी मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, तो राजस्थान का पार्ट ही अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से देखें। और राजस्थान का करंट अफेयर्स अगर आपके किसी भी एग्जाम में आता है तो आप बिल्कुल सही क्लास पे हैं, आप इसको ज़रूर देखें और लास्ट तक बने रहें। आपको बिल्कुल सारी चीज़ें शॉर्ट में समझ में भी आ जाएगी और याद भी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पे अपने को दी गई है कि जो 15 नंबर का ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार है, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं GITB, ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार जो है ये अब की बार जयपुर में आयोजित किया गया है। तो ये 3 दिन तक 26, 27, 28 अप्रैल को आयोजित किया गया था। इसमें क्या है, जो भारत में इनबाउंड टूरिज्म है, मतलब भारत में जो आने वाले पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए प्रमुख बिजनेस टू बिजनेस नेटवर्किंग को प्रदान करने के लिए ये जो है ग्रेट इंडियन ट्रैवल जो है मार्केट बार बार यहाँ पे आयोजित करवाए जाते हैं। तो अब की बार का जो है जयपुर में अपने आयोजित किया गया था। 15 नंबर का आयोजक इसका कौन है, तो आयोजक हैं, देखो जब नाम से ही ट्रैवल आ रहा है तो ट्रैवल से आप देखो राजस्थान का ट्रैवल डिपार्टमेंट मतलब टूरिज्म डिपार्टमेंट एक तरह से, और इंडिया गवर्नमेंट का भी जो पर्यटन मंत्रालय है ये आ गया है। और एक यहाँ पे एक फेडरेशन अगर देखेंगे तो फेडरेशन अपनी है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्की, राजस्थान पर्यटन विभाग और भारत का पर्यटन मंत्रालय, ये तीनों ने मिलकर के जो है इसका आयोजन करवाया था। उद्घाटन करने वाले कौन थे, तो उद्घाटन करने वाले अपने CM थे। और कहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है, तो जयपुर में भी अगर पूछे तो जय महल पैलेस में ये स्टार्ट किया गया है, ठीक है, 26 अप्रैल को। और B2B सेशन जो है 27-28 को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में, ठीक है। स्टार्ट तो ये हुआ है जय महल पैलेस में, कहाँ पे हुआ है, जय महल पैलेस में स्टार्ट हुआ है 26 तारीख को। उद्घाटन तो यहाँ पर हो गया इसका। और जो बाद के जो B2B जो इनकी सेशन थे बिजनेस टू बिजनेस वाले नेटवर्किंग के लिए, तो इसका आयोजन कराया है इन्होंने JECC में, ठीक है, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में, सीतापुरा में। तो यहाँ पे जो 2 दिन के लिए 10,000 से भी ज़्यादा जो है बैठक आयोजित की गई थी। इसमें विश्व के जो है सभी 7 महाद्वीप से 50 से ज़्यादा देशों के क्या हैं 270 विदेशी टूर ऑपरेटर्स, कितने 270 तो ऑपरेटर्स जो है यहाँ पे थे, और 200 प्लस जो है यहाँ पे अपने इंडियंस थे, ठीक है। तो इंडियंस थोड़े से कम हैं देखे जा सकते हैं यहाँ पे, और 270 प्लस जो ऑपरेटर है वो यहाँ पे विदेशी टूर ऑपरेटर से 50 से ज़्यादा जो थे यहाँ पे कंट्रीज़ ने भाग लिया था। तो ये थोड़ा सा डाटा अगर पूछा जाएगा तो कथन बना करके यहाँ से पूछा जा सकता है। अब ये आगे की जो न्यूज़ है ये आपको पूरी नहीं देखनी कि 50 देशों में भी कौन कौन से थे, कहाँ से कितने थे, ठीक है। इतना आपको याद भी नहीं रहेगा, और अगर पूछता है एग्जामिनर तो आप उसको स्किप कर दे अदरवाइज़, ठीक है। तो GITB में एशिया से 13 देश थे। आप ये जरूर देख सकते हैं कहाँ कहाँ से थे, तो एशिया से थे, यूरोप से, अपने उत्तरी अमेरिका से, और दक्षिण अमेरिका से, अफ्रीका से, ओशिनिया से, यूरोप से, एशिया क्षेत्र से, अजरबैजान और रूस, ये सब इसमें शामिल थे। कार्यक्रम जो है उद्घाटन सत्र के दौरान री इमेजिंग इनबाउंड टूरिज्म इंडिया ट्रेड्स टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफॉर्मेशनल अपॉर्चुनिटी टुवर्ड्स इनक्रेडिबल इंडिया 4.0 की थीम पर फिक्की इवोयल नॉलेज पेपर का भी विमोचन यहाँ पे किया गया था, ठीक है। तो री इमेजिंग इनबाउंड टूरिज्म इन इंडिया है, और यहाँ पे 3 बार टी है, देखो, ट्रेड्स टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफॉर्मेशनल, तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद में देखें तो अपॉर्चुनिटी टुवर्ड्स इनक्रेडिबल जो है अतुलनीय अपना भारत 4.0, ये यहाँ पे इसकी थीम थी। फिक्की वो नॉलेज पेपर का भी विमोचन यहाँ पे किया गया था। और उद्घाटन समारोह में एकम द स्पिरिट ऑफ वननेस का आयोजन भी किया गया था। तो इसी में क्या है, जो ये पूरा फेस्टिवल जो है इन्होंने आयोजित किया था, फेस्टिवल माने या बाज़ार जो भी आप इसको बोलते हैं, तो जो ये था इसमें जो है लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड किसने जीता है, तो ये जीता है MP ने, ठीक है। किसने जीता है, MP ने, मध्य प्रदेश ने जीता है। आयोजन तो जयपुर में हुआ था, ठीक है, आयोजन तो जयपुर में हुआ था, लेकिन जो है लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड जीतने वाला है MP जो है उनको ये अवार्ड दिया है फिक्की ने, ठीक है। तो फिक्की और पर्यटन मंत्रालय इन सब ने इसको आयोजित करवाया था, और ये अवार्ड देने का काम भी इनको किया है। और MP टूरिज्म के जो अतिरिक्त प्रबंध संचालक हैं डॉक्टर अभय अरविंद बेड़ेकर, किसको मिला है MP में भी, तो MP टूरिज्म के अतिरिक्त तो ये क्या है प्रबंध संचालक हैं अभय अरविंद बेड़ेकर, इनको ये अवार्ड मिला है। क्यों मिला है, तो इन्होंने क्या है, तो इनका कारण ये है कि मध्य प्रदेश में अपनी विरासत, संस्कृति, वन्यजीव, आध्यात्मिकता, इको टूरिज्म जो है सबको इनको प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने के लिए अभय अरविंद बेड़ेकर जी को ये लीडिंग पुरस्कार जो है यहाँ पर दिया गया है। तो इतना आपको अच्छे से यहाँ पे याद करना है। तो लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार में, किसको, अभय अरविंद बेड़ेकर को, MP से हैं ये, ओके। इतना न्यूज़ आपको याद रखना है।
रिको ने जो है वित्तीय वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर है 2025-26 में खोले कितने 21 नए इंडस्ट्रियल एरिया जो है ये खोल दिए हैं। तो जो है अपना रिको ने 21 इंडस्ट्रियल एरिया जो है इनको आवंटन हेतु खोल दिया है। जो पिछले साल जो है 24-25 की तुलना में 75% की वृद्धि को दर्शाता है, जब 12 नए क्षेत्र खोले गए थे। ठीक है, तो पिछले साल 12 खोले गए थे और अभी यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट 21 खोल दिए गए हैं। तो 75% की वृद्धि दर्शाता है। औद्योगिक क्षेत्र में अब आपको ये 21 जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं इनको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि जैसे ये पूछ सकता है कि ये जगह कहाँ पर है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे नहीं पूछेगा कि एरिया है क्या है, ये जरूर पूछ सकता है कि जैसे बारोली है उसका संबंध कौन से ज़िले से है। तो ऐसे आपको जो नाम थोड़े अटपटे से हैं वो आपको अच्छे से देख लेने हैं, जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखो 21 जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें केकड़ी विस्तार, तो केकड़ी से तो आपको याद होगा कि केकड़ी विस्तार जो है ये अपने अजमेर में है। ठीक है, केकड़ी विस्तार अजमेर में हो गया। अब जैसे बारोली कई लोगों ने पहली बार सुना होगा, बारोली जो है भरतपुर में। ठीक है, तो बारोली भरतपुर में। पंडेर, गुलाबपुरा और धुनवाला और पीपलूद और कीड़ीमाल, इन सभी का संबंध कहाँ से है? भीलवाड़ा से। पंडेर, गुलाबपुरा हो गया एक, तो एक धुनवाला हो गया, पीपलूद हो गया, कीड़ीमाल, इन सबका संबंध है भीलवाड़ा जिले से। फिर बीचून की बात करें तो बीचून है जयपुर में। पीपल खेड़ी बारा का संबंध है कोटा जिले से। ठीक है, यहाँ 12 लिख रखा है पर पीपल खेड़ी के साथ ही है, तो पीपल खेड़ी 12 का संबंध है कोटा जिले से। कछालिया बूंदी का संबंध है कोटा से, और सगतपुरा जो है इसका संबंध है उदयपुर से। तो ये सारे के सारे जो इंडस्ट्रियल एरिया है इनको शामिल किया गया है, तो इनका संबंध आपको याद रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनने लायक है यहाँ से, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये कि बारोली का संबंध पूछ सकता है भरतपुर, और ये जो है पंडेर, गुलाबपुरा और धुनवाला और कीड़ीमाल, ये पूछ सकता है कि इनका संबंध कौन से जिले से है। तो आंसर आपका होगा क्या? भीलवाड़ा। बीचून जनरली सबको याद होगा जयपुर है। पीपल खेड़ी भी सबको लगभग पता है कोटा है। कछालिया बूंदी पूछ सकता है, तो ये कोटा में है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से देखना है। विशेष उत्पादन आधारित जो क्षेत्र है उसमें अजमेर का तो आईटी पार्क। ठीक है, अजमेर में क्या बनाया इन्होंने? आईटी पार्क बनाया है। बीकानेर का सेरेमिक पार्क, और किशनगढ़ में देखो टाइल्स वगैरह मार्बल का काम है, तो किशनगढ़ का टाइल्स पार्क। कोटा का जो है स्टोन पार्क और वाटर रिसाइकलिंग पार्क जो है यहाँ पे उल्लेखनीय है किसमें? विशेष उत्पाद में। ठीक है, अब ये वाली न्यूज़ हमने पिछली करंट अफेयर्स में भी कवर की थी। लेफ्टिनेंट जो जनरल सगत सिंह राठौड़ है, इनके नाम पे जो है स्टेडियम का नाम बदल के ये कर दिया गया था। तो ये कहाँ पर था? तो ये चूरू में था इनका स्टेडियम। ठीक है, तो चूरू स्टेडियम का नाम बदल के जो है सगत सिंह राठौड़ के नाम पे कर दिया था। ये हमने पिछले महीने की न्यूज़ में कवर किया था। और जो ये इनकी प्रतिमा लगाई है तो इसका अनावरण इस बार किया गया है अप्रैल में, इसलिए ये न्यूज़ वापस से अपने सामने आई है। तो वापस आपको रिकॉल हो जाएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला है, इन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक जो थे लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़, इनकी प्रतिमा का अनावरण 22 अप्रैल को कर दिया है राजस्थान के चूरू जिले में। और मुख्यमंत्री द्वारा एक वॉर मेमोरियल का उद्घाटन भी यहाँ पे किया गया है। ठीक है, वॉर मेमोरियल जो है युद्ध स्मारक का जो है यहाँ पे उद्घाटन भी किया गया है। और एक जो है झुंझुनू में भी और म्यूजियम बनाया जा रहा था। तो उन्होंने जो है मतलब सगत सिंह राठौड़ ने जो है 19 ईयर की आयु में ही क्या है बीकानेर रियासत की सेना से अपने सैन्य जीवन को स्टार्ट किया था। और जो है 1961 में गोवा मुक्ति मतलब ऑपरेशन विजय जो है इसमें पार्टिसिपेट किया 1961 में। तो और 1967 में चीन के साथ जो हुई अपनी लड़ाई थी उसमें भी अपने साहस को दिखाया था। और 1971 के जो युद्ध था उसमें मेघना नदी को पार करके उनके द्वारा हेलीकॉप्टर के सफल उपयोग से क्या है ढाका पे अपने विजय प्राप्त की थी। तो इन सब में इनका योगदान था। तो ऑपरेशन विजय जो है इसका ही दूसरा नाम है गोवा मुक्ति, और ये कब हुआ था? 1961 में हुआ था। ठीक है, तो 1961 में। और 1967 में बात करें तो ये हमने चीन के साथ में लड़ाई वगैरह ये सब है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी इसी से रिलेटेड है। तो ये देखो वापस यही लिखा हुआ है कि राज्य के सम्मान में जो है राजस्थान सरकार ने इनके जो चूरू स्टेडियम है इसका नाम बदल के सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम कर दिया है। और अभी इनकी प्रतिमा का भी अनावरण यहाँ पे किया गया है। सगत सिंह राठौड़ जी को पद्म भूषण भी मिल चुका है और परम विशिष्ट सेवा मेडल भी मिल चुका था। ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर के जो 1971 का युद्ध है तब तक के जो भी शौर्य के लिए हैं उन्हें अजय योद्धा के रूप में याद किया जाता है आज भी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट न्यूज़ है HPCL जो रिफाइनरी है। ठीक है, HPCL राजस्थान रिफाइनरी HRRL जो है इसके लागत संशोधन और इक्विटी जो है इसको मंजूरी मिली है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने क्या किया? 8 अप्रैल 2026 को पचपत्रा बालोतरा स्थित जो HPCL रिफाइनरी है इसके लिए जो है एक्स्ट्रा जो इन्वेस्टमेंट है उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो इसमें क्या होगा? तो इसके लिए लागत को जो है अभी बढ़ा करके कितना कर दिया? 43,129 रुपये था, 129 करोड़ था, जिसको बढ़ा करके जस्ट डबल आप मान सकते हैं, डबल। ठीक है, डबल से थोड़ा सा कम है। तो 79 जो है 79,459 जो है 79
459, आप इसको इस तरह याद कर लें। वैसे ये आंकड़े आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बस ये आप ऐसे देख सकते हैं कि इसमें जो है कितना लगभग बढ़ाया गया है, तो आप ये समझ सकते हैं कि 80,000 करोड़ से थोड़ा सा कम है, ठीक है, 79,500 इस तरह से आप करोड़ में इसको देख सकते हैं। ऑप्शन में क्लिक कर जाएगा आपको। CCEA जो है ये आर्थिक मामलों की जो समिति है, इन्होंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो अपनी HPCL है उसके द्वारा 8,962 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी है। इस वृद्धि के बाद ही HPCL का कुल इक्विटी का निवेश कितना हो जाएगा बढ़ करके, तो 19,600 करोड़ हो जाएगा। और ये जो अपनी हिंदुस्तान जो राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड है, ये क्या है, ये पचपदरा जिला बालोतरा में है और ये जो है 9 मिलियन मेट्रिक टन जो है प्रति वर्ष क्षमता वाला यहाँ पे हम ग्रीन फील्ड रिफाइनरीज कॉम्प्लेक्स स्थापित करना चाह रहे हैं। और इसकी उत्पादन क्षमता जो है पेट्रोकेमिकल उत्पादन में 2.4 मिलियन मीट्रिक टन होगी, ठीक है। क्या निर्धारित की है, 2.4 जो है मिलियन मीट्रिक टन ये निर्धारित की है, प्रति वर्ष है ये। और जो है जॉइंट वेंचर में संयुक्त उद्यम में अगर बात करें तो HPCL की 74% भागीदारी रहेगी और राजस्थान गवर्नमेंट की 26%। तो ये आपको याद रखना है कि HPCL की तो रहेगी 74% प्लस राजस्थान गवर्नमेंट की कितनी रहेगी, तो बाकी बचा 26%। इस तरह से मिलकर 100% जो है यहाँ पे ये इस तरह से साझेदारी रहेगी। और जो इसका वाणिज्यिक संचालन है वो वाणिज्यिक संचालन की तिथि 1 जुलाई 2026 से तय की गई है, ठीक है। और ये जो पचपदरा रिफाइनरी है देश की, अपने भारत देश की क्या है, पहली ऐसी रिफाइनरी है जहाँ रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स दोनों एक साथ स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज है ई नाम जो है ये क्या है, तो एक नेशनल जो है एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म है ये, उसके लिए ये ई नाम प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है ई नाम प्लेटफॉर्म पर कृषि व्यापार के मामले में राजस्थान ने देश भर में मतलब भारत में प्रथम स्थान हासिल किया है डिजिटल कृषि विपणन में, ठीक है। राजस्थान ने फर्स्ट स्थान हासिल किया है किसमें, ई नाम प्लेटफॉर्म में, डिजिटल कृषि विपणन में। और यहाँ पे और अपन इसकी और रैंकिंग देखते हैं, तो अगर बात करें कि कृषि व्यापार में ट्रेड में अपना क्या है, फर्स्ट नंबर है राजस्थान का, ठीक है। और कुल आवक में मतलब अराइवल जो है उसमें अपना स्थान है सेकंड, ठीक है, अराइवल में अपना है सेकंड स्थान। और ई पेमेंट में जो है, ई पेमेंट में नेशनल लेवल पे अपना स्थान है फोर्थ, ठीक है। तो फोर्थ नंबर है अपना किसमें, ई पेमेंट में। ट्रेड में कृषि व्यापार में फर्स्ट हैं और अराइवल्स में अपन सेकंड हैं और ई पेमेंट में फोर्थ है, इतना याद रखना है, ठीक है। और 44,711 लेन देन के जरिए 505 करोड़ से भी ज़्यादा का क्या है सीधा भुगतान यहाँ पे देखा गया है। नेक्स्ट है निर्भया फंड जो है ये कोटा देश के 10 समावेशी शहरों में शामिल किया गया है, ठीक है। तो कोटा जो है अपने 10 समावेशी शहर है उसमें शामिल किया गया है। तो बाकी के जो 10 शहर मतलब 10 अन्य स्टेट है उसमें अपना राजस्थान से कोटा को भी निर्भया फंड में शामिल किया गया है। तो ये निर्भया फंड जो है इसमें क्या होगा, तो जैसे AI कैमरे, पिंक ई-रिक्शा, हाई जो है मोस्ट लाइट, महिला पुलिस गश्त, पिंक एम्बुलेंस, कॉल बॉक्स, सुरक्षित प्रतीक्षालय, पिंक टॉयलेट, इस तरह की जो भी सुविधाएं हैं ये दी जाएगी किसमें, निर्भया फंड से जो है ये अपने डेवलप किया जा रहा है। तो कोटा को महिलाओं और बालिकाओं के लिए समावेशी शहर इंक्लूसिव सिटीज़ फॉर वुमेन एंड गर्ल्स परियोजना के लिए चयनित किया गया है। यह पहल निर्भया फंड के अंतर्गत संचालित होगी और कोटा को 10 जो चयनित शहर है उसमें शामिल किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के लिए प्रत्येक शहर के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसमें ये सब सुविधाएं रहेंगी। और जो इसका उद्देश्य क्या है, तो महिला और बालिकाओं के लिए शहर को अधिक सुरक्षित, संवेदनशील और समावेशी बनाना इनका टारगेट है। तो अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाना चाह रहे हैं। तो अपने राजस्थान से कोटा शामिल है, बाकी जो अन्य हैं वो देखते हैं। तो कोटा के अलावा जो अन्य शहर हैं तो धार MP है, फिर अपने असम से है डिब्रूगढ़, ठीक है, असम से है डिब्रूगढ़, और झारखंड से है कोडरमा, मंडी जो है मंडी हिमाचल प्रदेश से है, महसाणा गुजरात से है, मुलुगु जो है ये तेलंगाना से, संबलपुर ओडिशा से है, श्रीकाकुलम जो है ये आंध्र प्रदेश से, और वाराणसी जो है ये उत्तर प्रदेश शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो देखो मध्य प्रदेश आ गया, असम आ गया, झारखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, गुजरात आ गया, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये सब यहाँ पे शामिल किए गए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो नॉर्थ से असम ही आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, असम ज़्यादातर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। बाकी जो भी आपको ज़्यादातर जो है अगर आप देखेंगे मैप में तो यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, इस तरह इस वाली बेल्ट के ज़्यादा यहाँ पे शहर जो है शामिल किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, तो PM कुसुम योजना राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए 4000 मेगावाट के पार जो है हमने इसमें कर लिया है अभी उत्पादन। तो राजस्थान ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है और लगातार हम इसमें उपलब्धियां हासिल करते ही जा रहे हैं। PM कुसुम योजना जो है ये सोलर से रिलेटेड है, इसमें हम सोलर पंप वगैरह लगाते हैं,
तो पीएम कुसुम योजना के तहत 4000 मेगावाट क्षमता की हमने आंकड़ा पार कर लिया है राजस्थान में। जो अब तक 1808 जो है हमने विकेंद्रीकृत सोलर जो है प्लांट लगा दिए हैं। तो पहली जो 1000 मेगावाट क्षमता थी उसको हासिल करने में हमें 48 महीने लग गए, ठीक है। लगभग हमें 3 साल यहाँ पे लग गए थे पहले 1000 मेगावाट प्राप्त करने में। लेकिन अब वहीं अगर हम देखें 3000 से 4000 मेगावाट तक पहुँचने, मतलब 1000 मेगावाट अब पहुँचने में हमको लग रहे हैं सिर्फ 2.5 महीने। तो हमने इतनी स्पीड जो है यहाँ पे बढ़ाई है, तो इससे हमारी कैपेसिटी और जल्दी बढ़ेगी और जितना हमारा टारगेट है तो वो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तो 3000 से 4000 मेगावाट तक पहुँचने में हमें मात्र अभी 2.5 महीने लगे हैं। और इससे क्या होगा, जो पीएम कुसुम योजना है, इससे जो भी किसान हैं उनको, तो अभी हमने लगभग 2.62 लाख जो किसान हैं उनको खेती के लिए दिन के समय बिजली नहीं मिलती थी, तो दिन के समय उनको सस्ती और निरंतर बिजली उपलब्ध हो रही है जिससे उनको सिंचाई वगैरह में जो है और प्रॉब्लम्स ना हो। अब देखते हैं आगे। तो आने वाले समय में जो है राजस्थान से प्रत्येक माह 500 मेगावाट से, क्या बोल रहे हैं, 500 मेगावाट से हम 1 गीगावाट तक की क्षमता को है डेवलप कर लेंगे, ठीक है। ये इनका अनुमान है राजस्थान से। और नेशनल रैंकिंग में बात करें तो नेशनल रैंकिंग में राजस्थान जो है कंपोनेंट ए में बंजर भूमि जो है उस पर सोलर प्लांट लगाते हैं, जिसमें हमने देश में प्रथम, ठीक है। तो कंपोनेंट ए में तो हम क्या है नेशनल लेवल पे फर्स्ट हैं, और कंपोनेंट सी में बात करें तो है हम 3rd नंबर पर, ठीक है। तो अगर आप ऐसे भी देखना चाहेंगे तो ए जो है, देखो ए फर्स्ट नंबर पे ही आता है अल्फ़ाबेट में, और देखो कंपोनेंट सी जो है सी ये आता है 3rd नंबर पे। तो इससे आपको रैंकिंग भी याद हो चुकी है पीएम कुसुम योजना के लिए। तो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी ही याद रखना है, कंपोनेंट बी की हम ज़्यादातर बात नहीं करते हैं, ठीक है। और अक्टूबर 2026 का टारगेट इनका ये है कि राजस्थान डिस्कॉम जो है 6700 जो है मेगावाट क्षमता सृजित करने का लक्ष्य इनका है, ठीक है। और नवीकरण मंत्रालय ने जो है राजस्थान के लिए कुल 10.7 गीगावाट की परियोजना भी स्वीकृत कर दी है। तो जो राजस्थान के लिए 10.7 गीगावाट की परियोजना स्वीकृत कर दी, जिनको अभी इनको 2026-27 फाइनेंशियल ईयर में पूरा करना है, ठीक है। आगे देखते हैं कंपोनेंट ए में प्रदेश का पहला प्लांट हमने लगाया था अप्रैल 2021 में, ठीक है। पहले प्लांट राजस्थान में हमने लगाया था 2021 में अप्रैल में। और कंपोनेंट सी की बात करें तो प्रदेश का पहला सोलर जो संयंत्र है वो हमने नवंबर 2023 में लगाया था, ठीक है। ए कंपोनेंट तो हमने 21 में लगा लिया और सी कंपोनेंट बात करें तो 23 में ही लगा लिया है। तो वैसे ही वापस से याद कर लेंगे कि देखो ए है तो लास्ट में 1 आ रहा है, यहाँ सी है तो यहाँ पे लास्ट में 3 आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इससे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ठीक कर सकते हैं। ज़्यादा चीज़ें हमें याद नहीं रहेगी क्योंकि आपके बहुत सारा जो है ऑलरेडी सिलेबस है, तो सारी चीज़ों को रटने से अच्छा है हम थोड़ा सा जो है दिमाग लगा करके चले कि कैसे हम ऑप्शंस को देख के डाटा वाले क्वेश्चन सही कर सकते हैं, क्योंकि सारे डाटा पूरे A to Z अपने को याद नहीं होंगे और याद करना संभव भी नहीं है। आपके पास सब्जेक्ट भी है जिसे भी आपको पढ़ना होगा, और जिनका पेपर एक दिन है उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि भाई सब्जेक्ट भी पढ़ना है और जीके को भी रिवाइज़ करना है। तो सिचुएशन को अभी से ही हैंडल करके रखें और कोशिश करें कि आप जो है 1-2 मॉक टेस्ट दें बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका एग्ज़ाम वाला दिन हो, ठीक है। तो जो भी आपके पास पुराने पेपर हो, नए पेपर हो, किसी भी कोचिंग के हों, तो उनको टाइमर लगा के जिस समय आपका पेपर हो, जैसे जीके का पेपर सुबह है तो उसी टाइम पे 1.5 घंटे में वो पेपर दीजिए, और शाम को अगर आपका पेपर है सब्जेक्ट का तो वो पेपर भी दीजिए। और आप अपना देखिए कि आपको क्या जो है प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस हो रही है। OMR भी साथ में फिल करते रहें, अगर आप साथ में फिल करते हैं साथ में करें, लास्ट में करते हैं, जैसे भी आपको सही लगता है, बिल्कुल एग्ज़ाम में जैसे आप करते हैं वैसे ही करें। और लास्ट में ज़रूर जो है आप अपना एनालिसिस करें कि आप अभी यहाँ पे क्या गलतियाँ कर रहे हैं, तो वो गलतियाँ आपसे एग्ज़ाम में नहीं होगी। और आप जो है AC वाले कमरे में, कूलर वाले कमरे में बैठ के बिल्कुल भी मॉक पेपर ये ना दें, क्योंकि आपका सेंटर जो है कैसा आएगा, कितना अच्छा कितना बुरा, वहाँ पे ना तो AC होगा ना कूलर होगा, वहाँ पंखा मिल जाए वो भी बड़ी बात है, ठीक है। तो पंखा और लाइट मिल जाए इस बारिश के मौसम में वो भी बड़ी बात है। तो आप ऐसा ही एनवायरनमेंट रखें जैसा आपको सरकारी स्कूल में प्रदान किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही अपना मॉक टेस्ट दें, क्योंकि आप यहाँ पे जो है अच्छा आराम से कंफर्टेबल होके बिना पसीने के पेपर देंगे, वहाँ पे आपको एंग्जाइटी होगी। तो आप अभी से ही अपने को क्या है, अपनी बॉडी को वैसे ही क्या करें, तैयार करें कि आप कैसी भी सिचुएशन में बैठे हो आपका पेपर अच्छा जाए, ठीक है। तो उसके लिए खुद को तैयार रखना है। तो आपकी तैयारी कैसी भी हो, पर आपके जो एग्ज़ाम के घंटे हैं वही मैटर करेंगे कि आप वहाँ पे कैसे परफॉर्म करते हैं। तो थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आप पहले से तैयार हों कि कैसी भी सिचुएशन हो तो हम उनको हैंडल कर लेंगे। अचानक से सिचुएशन आती है तो हम घबरा जाते हैं और हमारा जो है पूरी मेहनत ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए मैं आपको ये सजेशन दे रही हूँ। अब आपको मानना है नहीं मानना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आगे चलते हैं। तो डिजिटल गर्ल्स हब DGH जो है, इसमें राजस्थान की युवतियों के लिए ये डिजिटल पहल है। स्टार्ट किसने की है, तो स्टार्ट कर रही है अपनी RSLDC ने, ठीक है। RSLDC का फुल फॉर्म है राजस्थान स्किल
स्किल एंड लिवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। एक तो RSLDC हो गया और यहाँ पे देखो यूनिसेफ, इन दोनों की हेल्प से हमने ये डिजिटल गर्ल्स हब जो है ये स्टार्ट किया है पहल, और ये जो है 23 अप्रैल को हमने स्टार्ट किया है डिजिटल संरक्षण के लिए। और इसमें 18 to 29 जो एज ग्रुप की 2000 युवतियों को डिजिटल जो है यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कट होने की संभावना है कि एज ग्रुप आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एज ग्रुप आपको याद रखनी है 18 से 29 साल, ठीक है। 18-28 कर देते तो सही रहता, पर इन्होंने 1 साल और बढ़ा दी है भाई, तो 18 से 29 आपको याद रखना, और 2000 युवतियों के लिए है। यहाँ से डायरेक्ट फैक्ट का क्वेश्चन कट हो सकता है। और किसने किस के साथ में समझौता हुआ MOU, तो RSLDC और यूनिसेफ। तो अच्छा क्वेश्चन अभी तक यहाँ से बनने की संभावनाएँ हैं, ठीक है। तो आधुनिक जो तकनीक के जरिए रोजगार और स्वरोजगार के यहाँ पे पैदा करने के लिए इसको अपन स्टार्ट किया है। और ये कब तक चलेगा, तो 23 अप्रैल 2026 से इन्होंने समझौता हुआ है, और ये चलेगा मार्च 2027 तक। जो है चरणबद्ध जो है इसके अलग अलग उसमें ये चलेगा मार्च 2027 तक। तो ये अपनी ये न्यूज़ थी। और इसमें देखिए तो अभिनव परिणाम आधारित मॉडल की बात करें तो इसकी मुख्य शर्त है कि जो भी प्रशिक्षण एजेंसी, जो ट्रेनिंग एजेंसी है, उनको भुगतान तभी मिलेगा जब वो क्या करेंगे, जो भी प्रशिक्षित युवती है, जो भी आपके ट्रेनिंग सेंटर में जो भी महिलाएं युवती है, वो सफल प्लेसमेंट, मतलब उनको प्लेसमेंट हो जाएगा, उनकी कहीं जॉब लग जाएगी, तभी जाके जो भी ट्रेनिंग एजेंसी है उनको पेमेंट मिलेगा। और ये मॉडल केवल ट्रेनिंग तक सीमित न रहकर सुनिश्चित रोजगार पर केंद्रित है, ऐसा ये बता रहे हैं। अब देखते हैं ये अभिनव परिणाम आधारित मॉडल कितना सफल होता है, नहीं होता है, किसको रोजगार मिलता है, किसको नहीं मिलता है, ठीक है। रचनात्मक क्षेत्रों में विस्तार, तो इसके लिए FDCR के साथ समझौता किया है। तो FDCR का मतलब है भाई फैशन डिज़ाइनिंग काउंसिल ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो RSLDC ने किसके साथ भी समझौता किया है यहाँ पे, तो RSLDC ने FDCR के साथ भी यहाँ पे समझौता किया है। और ये जो है एक गैर वित्तीय समझौता है। इसमें क्या होगा, जो फैशन, टेक्सटाइल, डिज़ाइन, फिल्म, मीडिया जो है, इन सभी में जो भी आपका इंटरेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग आपको स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे कराया जाएगा और रोजगार दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपने देखो नगर निकाय के चुनाव जो है उसके लिए मतदाता सूची जारी कर दी है। तो ये जारी करने का काम कौन करता है, तो पंचायत वाले हों चाहे अपने नगर निकाय के चुनाव हो। तो इसके लिए राज्य जो है राजस्थान निर्वाचन आयोग जो है उनके द्वारा जो है लास्ट वोटर लिस्ट जो है जारी की जाती है। तो इसमें मतदाता और केंद्र के आंकड़ों में देखें तो 195 जो निकाय हैं उसमें टोटल जो है मतदाता इतने अपने शामिल हैं, ठीक है। अब ये पूरे डाटा आपको याद रहेंगे नहीं, तो इस न्यूज़ को आप अपने अकॉर्डिंग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, वरना मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं कम ही है, ठीक है। ये ज़रूर देख सकते हैं कि जिलेवार स्थिति में जो है सर्वाधिक कमी जो है जोधपुर में हुई है, ठीक है। और उसके बाद में उदयपुर में, जोधपुर में 16%, 16.9% और उदयपुर में 11.50% की कमी देखी गई है। और बात करें वृद्धि में, तो वृद्धि में देखो बाड़मेर में और नागौर में जो वृद्धि देखी गई है, बाड़मेर में 2.50 और नागौर में 2.40 की वृद्धि देखी गई है। कुल 309 में से 195 की अभी सूची जारी करी गई है, बाकी 113 पे अभी प्रोसेसिंग चल रही है। तो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन कट करके आपको दे। अभी बहुत सारी न्यूज़ है जहाँ से वो अच्छे क्वेश्चन बना सकता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट उपभोक्ता संरक्षण में राजस्थान जो है तीसरे नंबर पे। अभी हमने तीसरे नंबर पे किस में देखा था, तो PM कुसुम योजना के कंपोनेंट C में हम थर्ड नंबर पे थे। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो उपभोक्ता संरक्षण में भी हम राजस्थान जो है तीसरे नंबर पर हैं, ठीक है। कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन है, राइट है, उसमें भी हम जो है तीसरे नंबर पर हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में थर्ड नंबर पे 18 मार्च को ये जारी की गई थी। और ये रैंकिंग उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली के 11 प्रमुख मानदंडों पर आधारित है। और प्रमुख आधार इसका क्या है, तो बजट जो है उसके प्रावधान, बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन, कार्यभार प्रबंधन जैसे बिंदुओं को यहाँ पे शामिल किया गया है। और राजस्थान में इन सभी मानदंडों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 3 राज्यों को ये मिला है, ठीक है। 3 राज्यों में मतलब ये अपना राजस्थान शामिल है, ठीक है। तो देखो बड़े और मध्यम राज्य में बात करें तो इसमें टोटल 19 स्टेट जो है शामिल किए गए हैं। छोटे राज्यों में बात करें तो 9 राज्य शामिल किए गए हैं। तो टॉप 3 अपन को याद रखने हैं। तो टॉप 3 में बात करें बड़े मध्यम में, तो बड़े और मध्यम में फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, देन है मध्य प्रदेश, और थर्ड नंबर पर अपना प्यारा राजस्थान है, ठीक है। ये तो बड़े और मध्यम में अपन ने बात कर ली। अब हम बात करते हैं छोटे राज्यों में। तो छोटे राज्यों में अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर पर है मेघालय, फिर सिक्किम है और फिर हिमाचल है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे छोटे राज्यों में मेघालय हो गया, सिक्किम हो गया, और इधर अपने इस साइड वाली बात की जा रही है, ठीक है। इस साइड वाला जो बेल्ट है ये आप देख सकते हैं। और बड़े और मध्यम की बात करें तो बड़े और मध्यम में आप देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं कहाँ की, ये तो अपना राजस्थान है यहाँ पे, फिर अपना यहाँ पे इधर चलेंगे MP आ जाएगा, और इधर थोड़ा सा चलेंगे तो ये आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से अपन इसको याद कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये अपना कंज्यूमर वाले में याद रखना कि हम 3rd नंबर पे हैं ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। फर्स्ट है अपन आंध्र प्रदेश, MP, ये बड़े में है, और छोटे में मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। इतना याद रख लेंगे आपका काम चल जाएगा। 11 मानदंडों पे जो है ये 11 प्रमुख मानदंड है इसके रैंकिंग के, ये भी याद रखना है। और 3rd नंबर अपना इसमें है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। नेक्स्ट न्यूज है अपनी केवलादेव से रिलेटेड। तो केवलादेव जो अपना घना पक्षी विहार है, घना नेशनल उद्यान भी है, इसमें सारस की जो संख्या है उसमें वृद्धि देखी गई है भाई, ठीक है। तो जो सारस है यहाँ पर उनकी संख्या में वृद्धि देखी गई है। अभी जो है 43 नंबर की सारस की गणना की गई थी, तो इसके लिए जो है यूनेस्को हेरिटेज में भी अपना ये शामिल है केवलादेव नेशनल पार्क। तो इसमें 43 जो गणना की गई है 21 अप्रैल को की गई थी, इसमें जो है सारस की स्थिति में सुधार देखा गया। तो सारस की संख्या 22 दर्ज की गई थी, ठीक है। इस वर्ष 22 दर्ज की गई है, और पिछले साल यहाँ पे मात्र 14 ही सारस पाए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सारस की संख्या में वृद्धि की गई है और वृद्धि देखी गई है। और भरतपुर और डीग वेटलैंड जो है, इन दोनों जिलों की जो आर्द्र भूमि है वेटलैंड, इनमें सारस की संख्या 79 से बढ़कर 81 हो गई भाई। कितनी बढ़ गई? 2 बढ़ गई, भरतपुर और डीग वेटलैंड। तो वेटलैंड में तो बढ़कर कितनी हुई है? 79 से 81। और केवलादेव घना पक्षी विहार में बात करें तो 22 हो गई है 14 से, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामिनर आपसे के साथ थोड़ा सा गेम कर सकता है। वो क्या कर सकता है कि ये वाला डाटा जो है वो आपको यहाँ पे दे दे कि केवलादेव घना पक्षी विहार में जो है बढ़कर वृद्धि हुई है 79 से 81, ठीक है। जबकि आपका आंसर सही क्या है? 14 से बढ़कर 21 हुई है। ये तो केवलादेव में करेक्ट करना है। और 79 से बढ़कर 81 आपको सही करना है भरतपुर और डीग वेटलैंड में। वेटलैंड के लिए पूछे तब जाके आपको ये ठीक करना है। यहाँ पे देखो भरतपुर और डीग दोनों आ रहा है, तो यहाँ पे आप +2 कर दो 79 से। इसके अलावा इसमें ज़्यादा वृद्धि है, तो इसमें आपको केवलादेव ही करना है। यहाँ पे सारस की लिए अभी गणना हुई थी 43 नंबर की, जिसमें अपनी वृद्धि हुई है। अभी 22 हो गए हैं, पहले 14 थे। तो ये पॉजिटिव वृद्धि देखी गई है। अब इस कार्यक्रम के दौरान एक बुक का भी विमोचन किया है, जिसका नाम क्या था? तो इसका नाम था पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी। बुक का नाम है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी। और इस बुक को लिखने वाले कौन हैं? तो डॉक्टर SM जो है त्रिगुणायत और डॉक्टर कृतिका त्रिगुणायत। तो दोनों ही त्रिगुणायत है, सरनेम इनका है तो MM है एक, तो डॉक्टर MM और डॉक्टर कृतिका त्रिगुणायत, ये दोनों नाम याद रखने हैं आपको। पारिस्थितिकी और पर्यावरण जैविकी जो है ये बुक इन्होंने लिखी है। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडस ने किया है, ठीक है। तो इतना आपको याद हुआ यहाँ पर। अब जो ये केवलादेव में सारस की गणना है ये 1983 से ही स्टार्ट कर दी गई थी। गणना के प्रथम वर्ष 1983 में केवलादेव घना पक्षी विहार में 258 सारस थे। वाह, कितने थे भाई? 258 थे। और अभी कितने रह गए हैं? अभी 22 ही रह गए हैं। तो लगातार इसमें गिरावट हो रही है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर अपन देखें कि पिछले साल की तुलना में, तो पिछले साल 2025 की तुलना में अभी हमसे यहाँ पे क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ऑल ओवर तो क्या है? गिरावट हो रही है, क्योंकि सबसे पहले हमने 1983 में स्टार्ट किया था तो 258 थे, जबकि अभी कितने रह गए हैं? तो अभी रह गए हैं 22। तो ये तो गिरावट ही है ऑल ओवर। लेकिन पिछले वर्ष 2025 की तुलना में पूछेगा तो आपको वृद्धि वाला ऑप्शन करेक्ट करना है। तो एग्जामिनर की मर्जी है, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन वो बना ले कि कितनी वृद्धि हुई है। वेटलैंड वाला बना दे कथन, एक वो केवलादेव वाला बना ले, एक ये बुक वाला बना देगा, एक यहाँ से बना दे, उसकी मर्जी है। अगर उसको बढ़िया लगेगा ये वाला पार्ट तो वो यहाँ से क्वेश्चन कट करके फ्रेम कर देगा। आपके 1 वाला पार्ट है ही, वन्य जीव वाला जिसके पार्ट है, तो वो यहाँ से क्वेश्चन कट कर सकता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए मान सकते हो या करंट अफेयर, जैसे भी आपको लगे क्वेश्चन कट कर सकता है। अब प्लग एंड प्ले जो सुविधा है, इसके लिए संभाग स्तर पे जो है औद्योगिक विकास को नई गति मिली है। अब ये प्लग एंड प्ले जो है ये क्या है? तो इसमें जो भी अगर आप क्या है कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको पहले से क्या मिलेगा? सरकार क्या करेगी? तैयार शेड देगी, बिजली देगी, सड़क देगी, पानी देगी, ठीक है। जो भी बेसिक नीड है आपकी बिज़नेस करने के लिए, जो भी आप बिज़नेस करना चाहते हैं उससे रिलेटेड, तो सरकार आपको क्या क्या देगी? शेड देगी, छत देगी, मतलब बिजली दे देगी, पानी दे देगी और सड़क, जहाँ से आपकी जो भी लोग हैं वो पहुँच सके। तो बेसिक सुविधाएं मिल जाएगी। बस आपको तो आना है और अपना काम स्टार्ट करना है। तो इसी तर्ज पे आप अपना बिजनेस यहाँ पे लगा सकते हैं। तो प्लग एंड प्ले जो सुविधा है, इसमें संभाग स्तर पर जो औद्योगिक विकास को नई गति मिली है। तो राजस्थान सरकार ने बजट में घोषणा करी थी, उसके अकॉर्डिंग रीको द्वारा संभाग स्तर पर और किशनगढ़ में प्लग एंड प्ले सुविधा का विस्तार किया जाएगा, ठीक है। तो किशनगढ़ में किया जाएगा विस्तार। इसके अलावा जो अगर देखें तो चयनित जो औद्योगिक क्षेत्र है, तो उसमें बात करते हैं संभाग स्तर पे। तो देखो जयपुर में जो है सीतापुरा फेज 3 जो है
यहाँ पे विकास किया जाएगा। ठीक है, सीतापुरा में। बीकानेर में बात करें तो करनी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे विस्तार किया जाएगा। जोधपुर का बोरनाड़ा एग्रो पार्क है, यहाँ पे विस्तार किया जाएगा। भरतपुर का ब्रज जो इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर भी विस्तार किया जाएगा। किशनगढ़ अजमेर में बात करें तो किशनगढ़ अजमेर में जो है खोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में विस्तार किया जाएगा। उदयपुर में जो है आईआईडी सेंटर जो है ये कहाँ पे है तो कलड़वास, आईआईडी सेंटर कलड़वास में क्या किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा। कोटा में एग्रो फूड पार्क जो है रानपुर में विकास किया जाएगा। अजमेर में आईटी पार्क माकड़वाली में भी विकास किया जाएगा। तो किशनगढ़ में देखें तो खोड़ा में है। ठीक है, थोड़ा ओड है, इसको याद रखें। उदयपुर में आईआईडी कलड़वास में किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोटा के रानपुर में एग्रो फूड पार्क में, और अजमेर में आईटी पार्क माकड़वाली में, ये सब चयनित किए गए हैं संभाग स्तर पे। तो प्लग एंड प्लग पॉलिसी के तहत यहाँ पे अपन काम शुरू कर सकते हैं, जिसको भी काम स्टार्ट करना है। अब रूफटॉप सोलर जो ऊर्जा है उसमें अपन कौन से नंबर पे हैं तो 3rd नंबर पे हैं। ठीक है, तो पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी में 3rd नंबर पे थे। इसके अलावा हम कहाँ पे 3rd पे थे, तो इसके अलावा जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है कि हम 3rd नंबर पे किस में थे, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में थे। किस में थे, तो इंडिया की जो जस्टिस रिपोर्ट थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत। ठीक है, तो इसमें भी हमारा जो रैंक था वो कौन सा था, 3rd ही था। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी में हम 3rd हैं। और अब आगे बात ये रूफटॉप सोलर की, तो इसमें भी अभी हम 3rd नंबर पे ही हैं। ठीक है, तो राजस्थान जो है वर्तमान में रूफटॉप सोलर मतलब छत पे जो सोलर लगाने वाले हैं उसमें अभी 3rd नंबर पे, अभी 1st पे नहीं है भाई। ठीक है, तो 1st पे कौन है, 1st नंबर पे गुजरात और 2nd नंबर पे है महाराष्ट्र। ठीक है, गुजरात है 1st और 2nd नंबर पे महाराष्ट्र है, और देन अपना नंबर आता है कहाँ पर, 3rd नंबर पे। तो 3rd नंबर पे हम हैं राजस्थान, और 2090 जो है मेगावाट हम यहाँ पे क्षमता रखते हैं। और गुजरात जो 1st पे भाई वो कितनी है, तो 6882 इनका क्षमता है। महाराष्ट्र की क्षमता है 5442। ठीक है, और अपनी राजस्थान की है 2000। ठीक है, अब आप अप्रोक्स याद रखें कि भाई गुजरात की तो क्या है 6.5 से ज़्यादा है, और महाराष्ट्र की 5.5 से थोड़ी कम है, और अपनी तो 2000 के लगभग ही है, मेगावाट में है। अब यहाँ पे गीगावाट दे के कुछ ऐसे दे के आपको फंसा ले तो वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, तो कुल संयंत्र की बात करें तो प्रदेश में घरेलू इंडस्ट्रियल जो कैटेगरी में जो है अभी तक 2,45,000 2,45,317 रूफ टॉप सोलर जो है लगाए जा चुके हैं। और इसमें जो है सोलर को अपनाने से 1,43,965 उपभोक्ताओं का जो बिल है वो 0 आ चुका है। मासिक रिकॉर्ड की बात करें तो मार्च 2026 में 20,343 कितने 20,343 जो है प्लांट इन्होंने लगा दिए केवल मार्च में ही। 20,343 जो है प्लांट लगाए हैं, जो कि अब तक की 2nd सर्वाधिक संख्या है। ठीक है, जनवरी में लगाए थे इन्होंने 20,853। ठीक है, तो 20,853 के बाद में अभी 2nd नंबर पे हाईएस्ट लगाए हैं 20,343 प्लांट। और एकल दिवस रिकॉर्ड की बात करें तो 23 मार्च 2026 को एक ही दिन में 910 जो है लगभग 1000 मान सकते हो आप याद करने के लिए। ठीक है, तो 1000 के लगभग प्लांट एक ही दिन में भाई 24 घंटे में लगाना कोई आम बात नहीं है। ठीक है, तो 910 प्लांट लगाए इन्होंने 23 मार्च 2026 को। पीएम सूर्य घर योजना में भी अपनी स्थिति अच्छी है। तो पीएम सूर्य घर योजना जो है इस योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में 5वें नंबर पे है। ठीक है, यहाँ पर हम 5वें नंबर पे हैं। तो यहाँ पे देखो 1st तो यही रहेगा गुजरात, देन अपने महाराष्ट्र। ठीक है, तो 1st तो गुजरात है, देन महाराष्ट्र, फिर अपने कौन आएगा 3rd पे आ गए यूपी, फिर आएगा केरल का नाम अभी क्या हो गया केरलम। ठीक है, और देन अपना आएगा राजस्थान 5th नंबर पे। ये हम बात करें पीएम सूर्य घर की। ठीक है, और रूफ टॉप सोलर में बात करें तो रूफ टॉप सोलर में 3rd नंबर पे। तो रैंकिंग जो है रैंकिंग से क्वेश्चन आएगा तो आप जो है 3 और 5 इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि जहाँ 3 देगा वहाँ पे 5 भी आपको ज़रूर देगा, और 1 भी देगा। तो कहाँ पे 3 सही करना है, कहाँ पे 1 सही करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है याद अच्छे से रखें। ठीक है, नेक्स्ट अपनी न्यूज़ कवर करते हैं, जिसमें है कि राजस्थान सहकार जो मसाला मेला है, राजस्थान सहकार मसाला मेला 2026 जयपुर में रिकॉर्ड बिक्री के साथ संपन्न हुआ। सहकारिता विकास और कॉनफेड के तत्वाधान में 10 दिन का ये मेला चल रहा था, जो कि 26 अप्रैल को जयपुर में संपन्न हुआ। इस मेले ने बिक्री और जन भागीदारी के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। और ये जो है मेला 17 से 26 अप्रैल को जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित हुआ। 5.50 करोड़ से ज़्यादा लोगों की उत्पादों की बिक्री हुई। पिछले साल की तुलना में 1.25 करोड़ से ज़्यादा हमने यहाँ पे बिक्री की। पहली बार सर्वाधिक स्टॉल लगाई हमने। ठीक है, पहली बार सर्वाधिक 160 स्टॉल हमने लगाई। 5.5 करोड़ की यहाँ पे क्या हुई अपनी बिक्री हुई है। मेले में ऑर्गेनिक उत्पाद श्री अन्न जो है मिलेट्स एक जिला एक उत्पाद ODOP और GI टैग जो प्राप्त उत्पाद है वो एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराए गए, जिससे हमारी इतनी यहाँ पे क्या हुई है बिक्री हुई है। और जेनरिक जो दवाइयाँ हैं
उनके भी क्या है प्रचार के लिए, जागरूकता के लिए जेनरिक मेडिसिन जागरूकता स्टॉल भी लगाई गई। अब इसमें रैंकिंग की बात करें तो जो शीर्ष संस्थाएं हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो स्थान किसको मिला है, यहाँ पर कैटेगरी दी गई है। तो टॉप इंस्टीट्यूट की बात करें तो कॉन्फेड जो है, कॉन्फेड को फर्स्ट स्थान मिला है। फिर बात करते हैं सेकंड, तो इंस्टीट्यूट में तिलम संघ को सेकंड स्थान मिला है। आरसीडी जो है, राजस्थान जो है कोऑपरेटिव डेयरी, इनको जयपुर में जो है ये इसको मिला है थर्ड नंबर इंस्टीट्यूट में। अब उपभोक्ता भंडार में बात करें तो उपभोक्ता भंडार में जो है कोटा को फर्स्ट मिला है और उदयपुर को सेकंड और बारा को थर्ड नंबर। क्रय विक्रय समिति की बात करें, क्रय विक्रय में तो मथानिया और बिलाड़ा, ये दोनों जोधपुर के ही हैं। मथानिया और बिलाड़ा को मिला है फर्स्ट सेकंड और नागौर को मिला है थर्ड नंबर। ग्राम सेवा समिति की बात करें तो फर्स्ट नंबर मिला है पलसाना सीकर को और सेकंड मिला है निमोद को। नवाचार कैटेगरी में बात करें पुरस्कार में तो बाड़मेर जिले की सुंदरा ग्राम जो सेवा सहकारी समिति है, इनको नवाचार के लिए, बाड़मेर जिले की सुंदरा जो ग्राम सेवा समिति है, इनको नवाचार के लिए पुरस्कार दिया गया है। ये तो हमने बात करी बिक्री कैटेगरी की, ठीक है। बिक्री कैटेगरी में फर्स्ट सेकंड थर्ड देख लिया हमने, संस्था देख लिया उपभोक्ता भंडार और केवीएसएस। अब बात करते हैं अपन लेआउट प्रदर्शनी श्रेणी में, ठीक है। लेआउट या प्रदर्शनी श्रेणी में बात करें तो सेम संस्था के लिए, उपभोक्ता भंडार के लिए, केवीएसएस के लिए बात करेंगे। यहाँ पे जीएसएस का बात नहीं किया गया लेआउट श्रेणी में। तो देखो यहाँ पे भी कॉन्फेड फर्स्ट था इंस्टीट्यूट में, यहाँ पे भी लेआउट में भी फर्स्ट है, लेकिन यहाँ पे तिलम संघ था बिक्री श्रेणी में, यहाँ पे आ गया अपेक्स बैंक, ठीक है, अपेक्स बैंक। और यहाँ पे भी आरसीडीएफ था, यहाँ पे भी आरसीडीएफ है थर्ड नंबर पे। अब देखो उपभोक्ता भंडार में यहाँ पे उदयपुर सेकंड था, जबकि यहाँ पे उदयपुर फर्स्ट आ गया है। फिर यहाँ पे देखें सेकंड भीलवाड़ा है और थर्ड बाड़मेर है, कोटा और बारा यहाँ से भाग गया है, ठीक है, तो ये नहीं है। केवीएसएस में बात करें तो केवीएसएस में देखो नागौर थर्ड था यहाँ पे बिक्री में और यहाँ पे आ गया फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। अब जोधपुर यहाँ से गायब हो गया है, जोधपुर नहीं है यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अजमेर है और सोजत रोड है। ये लेआउट कैटेगरी और बिक्री कैटेगरी एक बार और आप देख लेना अच्छे से, क्या पता यहाँ से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बन जाए, ठीक। अब रीको जो है, रीको बड़े औद्योगिक भूखंडों के उप विभाजन के लिए एक नए नियम लागू करेगा। तो नए नियम जो है इसको मंजूरी दे दी है। तो डिस्पोजल ऑफ लैंड रूल्स 1979 के नियम 17E को पुनः लागू करते हुए ये व्यवस्था लागू की गई है। डिस्पोजल ऑफ लैंड रूल्स के नियम 17E को जो वापस लागू करते हुए ये व्यवस्था लागू की गई है। इसमें जो केवल 20,000 वर्ग मीटर या उससे ज़्यादा के क्षेत्रफल वाले जो भूखंड है उनको ये उप विभाजन दिया जाएगा। उप विभाजन के बाद जो मिनिमम 500 वर्ग मीटर जो है वो होना चाहिए प्रत्येक नए भूखंड का। जो आप नया प्लॉट है उसका क्षेत्रफल मिनिमम 500 वर्ग मीटर होना चाहिए और जो भूखंड है उसके आवंटन के 7 साल पूरे होने के बाद ही उप विभाजन की अनुमति मिलेगी, ठीक है। और नए खरीदार को रजिस्ट्री की तिथि में 2 साल के अंदर अंदर ही जो प्लॉट है उसका उस पर क्या है औद्योगिक उपयोग शुरू करना ही होगा, ठीक है। रजिस्ट्री जब करवा ली तो उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको जो भी इंडस्ट्रियल काम है वो आप वहाँ पे स्टार्ट करिए, ठीक है, ऐसा इसमें है। तो 20,000 वर्ग मीटर का ये होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए उप विभाजन के लिए आपके पास। मिनिमम जो है नए भूखंड का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर होना चाहिए। 7 साल के बाद ही आप उसका उप विभाजन कर सकते हो और 2 साल के अंदर जो आपने रजिस्ट्री हो गई है तो आपको वापस से वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, औद्योगिक उपयोग स्टार्ट करना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं तो रीको द्वारा आरएफसी राजस्थान फाइनेंस जो कॉरपोरेशन है इसको 50 करोड़ का पूंजी सहयोग दिया गया है। तो रीको ने आरएफसी को 50 जो है करोड़ रुपए का सहयोग दिया है। शेयर कैपिटल देने की मंजूरी की है। आरएफसी के वित्तीय ढांचे में सुधार होगा, इससे प्रदेश को औद्योगिक क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी। तो इसमें जो है जारी राशि रीको द्वारा प्रथम चरण में तो 20 करोड़ का दिया जाएगा, फिर बाद में और इसमें बाकी बचे हुए पैसे दिए जाएंगे। तो फर्स्ट फेज में 20 करोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। और बजट की घोषणा जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 की संशोधित में ही की गई थी। 50-50 करोड़ की सहायता का यहाँ पे प्रावधान है। अब इसमें बात करें तो रीको है, रीको की स्थापना 1969 में की थी, लेकिन इसने काम 1980 से स्टार्ट किया था। तो इसका काम क्या है, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना, आधारभूत ढांचा तैयार करना। आरएफसी जो है फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना 1955 में की थी और उद्योगों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना अपन ने की थी। अब बात करते हैं राजस्थान हाईवेज मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। विश्व बैंक से 2025 करोड़ रुपए का मंजूरी मिली है, ठीक है। तो विश्व बैंक ने राजस्थान हाईवेज मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट RHMP के तहत प्रदेश के 14 जो है स्टेट हाईवे राजस्थान राजमार्ग के उन्नयन के लिए 2025 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान कर दी है। तो वर्ल्ड बैंक से, इंडिया गवर्नमेंट से, राजस्थान गवर्नमेंट, इनके बीच में क्या हुआ है, त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक, इंडिया गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट, इनके बीच त्रिबंधीय जो है अनुबंध हुआ है। किसके लिए, 14 राजमार्गों को उन्नयन के लिए। किसके अंतर्गत, तो राजस्थान हाईवेज मॉडर्नाइजेशन
प्रोजेक्ट RHMP के अंदर, ठीक है। तो इसमें लगभग 926 किलोमीटर का जो है कायाकल्प किया जाएगा और 5 परियोजना जो है EPC 5 परियोजना EPC मोड पे और 9 परियोजना HAM मोड पे। तो EPC का मतलब देखो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, और 9 जो है HAM मतलब हाइब्रिड एन्यूमिटी मॉडल पे विकसित होगी। तो 5+9 का फॉर्मूला आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। एक तो 2025 याद रखना है, ठीक है। 2025 5+9, तो 5 तो जो है EPC मोड, 9 जो है HAM मोड, ठीक है। 2025 आपको 2025 करोड़ हो गया, 14 राजमार्ग हो गए, 926 किलोमीटर हो गया, ठीक है। 926 किलोमीटर हो गया। इस 9 से ही आप HAM याद रख लो चाहे तो, और इस 6 में 1 कम कर दो तो 5 से आप याद रख लो EPC मोड, और 2025 करोड़ याद रखने, 14 राजमार्ग याद रखने, इतना आपको इसमें याद रखना है RHMP में। इससे आपका काम चल जाएगा और ऑप्शन ठीक हो जाएगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग और सड़क सुरक्षा के लिए जो है इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS को भी यहाँ पे लागू किया जाएगा। अप्रोच सुरक्षा को प्रज्वलित करने के लिए सेफ सिस्टम अप्रोच अपनाई जाएगी। दुर्घटना के बाद प्रबंधन के लिए पोस्ट क्रैश केयर जो है, ट्रॉमा केयर सेंटर, GPS ये सब स्टार्ट किए जाएंगे। मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना से जो भी जनहानि होती है उसको कम करना और लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करना है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान पुलिस का जो 77वां जो है स्थापना दिवस, ये DGP ने मनाया है और असली नायकों को यहाँ पे सराहा है। तो राजस्थान पुलिस का जो 77वां स्थापना दिवस है ये मनाया गया 16 अप्रैल को। कहाँ पर मनाया गया है भाई ये? तो ये मनाया गया है जयपुर में। तो DGP जो राजीव कुमार शर्मा है, इन्होंने समाज के 3 अनसंग हीरोज़ को निस्वार्थ सेवा और पुलिस सहयोग के लिए सम्मानित किया है। तो ये 3 असली नायक कौन है भाई? अनसंग हीरोज़ कौन हैं? तो प्रकाश प्रजापति है सिरोही के, एक है सुजीत कश्यप झालावाड़ के, और तीसरी है श्रीमती जो सिंधु बिनुजत उदयपुर की, ठीक है। तो प्रकाश प्रजापति ने क्या किया है? तो इन्होंने अब तक 1584 जो लावारिस एवं दुर्घटना में मृत शव है उनको निःशुल्क परिवहन और विधि विधान से अंतिम संस्कार करके मानवता की मिसाल पेश कर दी है। और सुजीत कश्यप जो है राम इनको बोलते हैं, तो ये झालावाड़ से हैं। इन्होंने दिसंबर 2025 की कड़ाके की ठंड में झाड़ियों में छोड़े गए एक नवजात को बचा करके कानूनी संरक्षण दिलाया था, इसलिए इनको सम्मानित किया गया सुजीत कश्यप को। प्रकाश प्रजापति ने जो है 1584 लावारिस मृत को क्या है निःशुल्क परिवहन से अंतिम संस्कार उनका करवा दिया है। और जो सिंधु बिनुजीत है उदयपुर से, इनको मिला है डूंगरपुर से शुरू किया था बाल मित्र थाना और सुरक्षित विद्यालय नवाचार के माध्यम से स्मार्ट पुलिसिंग और बाल संरक्षण में ऐतिहासिक कार्य के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जैसलमेर में 36,000 जो है 666 हेक्टेयर भूमि जो है ओरण के रूप में आरक्षित है। तो राजस्थान सरकार ने जैसलमेर में पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय आस्था को केंद्र में रखते हुए 3,666 जो हेक्टेयर भूमि है वो ओरण के रूप में देने का निर्णय कर दिया है। तो ओरण जो है इसका संस्कृत के अरण्य शब्द जंगल से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं तो तहसील रामगढ़ में देखें तो यहाँ पे दिलावर का गांव, कुचड़ी और पूनम नगर है, जिसमें लगभग 1793 हेक्टेयर का क्षेत्र दिया गया है। फतेहपुर की बात करें तो भीमसर बिजोता में लगभग 1049 जो है हेक्टेयर क्षेत्र है। जैसलमेर की बात करें तो मोकला और बीरमा काड़ोद में है। नाचना में बात करें तो आसकंदा और दिंदू में है। मोहनगढ़ में बारानी पन्नोधराए में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अनीता चौधरी की। तो अनीता चौधरी का संबंध जो है ये है वैसे तो झुंझुनू की रहने वाली, लेकिन जो है 12 जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में अभी तैनात है फॉरेस्ट गार्ड के रूप में। तो इनको यहाँ पे जो भी वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में असाधारण कार्यों के लिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो फंड फॉर नेचर है, इन्होंने मछली नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है। तो अनीता चौधरी जो हैं प्रेजेंट में 12 के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कार्यरत हैं फॉरेस्ट गार्ड के रूप में। मूलतः झुंझुनू जिले की रहने वाली हैं। 2021 से अब तक 500 से ज़्यादा संकटग्रस्त वन्यजीवियों की जान बचाई है और मार्च 2026 में इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। कौन सा? मछली नेशनल अवार्ड। और मछली नेशनल अवार्ड जो है ये पुरस्कार रणथंभौर की विश्व प्रसिद्ध बाघिन जो है मछली T16 की स्मृति में रखा गया, जिसे क्वीन ऑफ रणथंभौर भी कहा जाता था। किसे कहा जाता था? T16 मछली को कहा जाता था। और इसमें 50,000 रुपये नगद और प्रशस्ति पत्र मिलता है। और जो वन्य जीव है उनकी जान बचाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। 2021 से इन्होंने जो है अनीता चौधरी ने 500 से ज़्यादा जो वन्य जीव थे संकटग्रस्त उनकी जान बचाई है, इसलिए इनको ये पुरस्कार अभी मार्च 2026 में दिया गया है। 50,000 रुपये नगद और प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। अब बात करें नागदा शामगढ़ रेलखंड की, जो देश की पहली अल्स्टॉम वंदे भारत ट्रेन है, इसका शुभारंभ कर दी, सफल परीक्षण कर लिया गया है। तो पश्चिम मध्य रेलवे जो है
उसके कोटा मंडल के अंतर्गत नागदा कोटा शामगढ़ रेलखंड पर भारत की पहली अल्स्टॉम प्रणोदन जो आधारित 16 कार वंदे ट्रेन है, इसका शुभारंभ कर दिया गया है, टेस्टिंग कर लिया गया है। और तकनीकी सहयोग इसमें दिया है फ्रांस की दिग्गज कंपनी अल्स्टॉम ने, ठीक है। और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के तय सहयोग से ये ट्रेन तैयार की गई है। और परीक्षण की पूरी प्रक्रिया लखनऊ स्थित जो RDSO है, ठीक है, उनकी देखरेख में की गई है। और प्रथम चरण में जो है 60 से 115 किलोमीटर की घंटे से ये चलेगी। कितनी स्पीड से चलेगी? तो 60 से जो है ये चलेगी अपने 115 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और परीक्षण के दौरान मुख्य रूप से ट्रेन की त्वरण एक्सेलरेशन जो है उसमें सहजता और ब्रेक कार्यक्षमता का सत्यापन किया गया। आने वाला लक्ष्य क्या है? तो परीक्षण के अगले फेज में क्या होगा, इस ट्रेन की गति को मैक्सिमम 180 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाएगा। अभी कितनी टेस्ट कर रहे हैं? 60 से 115, आने वाले में 180 कर देंगे ये, ऐसा ये सोच रहे हैं। इसकी सुस्थिरता और सुरक्षा की जांच भी की जाएगी, ठीक है। और मथुरा नागदा तीसरी और चौथी लाइन विशेष रेल परियोजना घोषित की गई है। मथुरा नागदा जो है तीसरी और चौथी रेल लाइन विशेष रेल परियोजना घोषित करते हुए राष्ट्रीय अवसंरचना का दर्जा इसको दिया गया है। इस संबंध में भारत के राजपत्र गजट ऑफ इंडिया में भी नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो ये जो मथुरा नागदा जो है रेल लाइन, ये लगभग 568 किलोमीटर की रहेगी परियोजना। इस परियोजना में नागदा MP से मध्य प्रदेश UP तक जो इसका फैलाव रहेगा। और राजस्थान में ये राजस्थान के कोटा से और भरतपुर जिले से होकर के गुजरेगी, ठीक है। बात करें भव्या योजना की, तो भव्या योजना राजस्थान के 5 जिलों में विकसित होगी अत्याधुनिक इंडस्ट्रियल हब। तो राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की भव्या योजना के अंतर्गत जो है यहाँ पे अपने 5 जिलों का क्या किया है, चयन किया है। तो 5 जिले कौन से हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक तो बालोतरा है, फिर जयपुर राजधानी है, जोधपुर है, कोटा है और दौसा है, ठीक है। यहाँ पे इनको औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। किसके तहत? तो भव्या योजना के तहत। भव्या का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो भव्या से देखो, बिल्डिंग हाई इम्पैक्ट, ठीक है, बिल्डिंग हाई इम्पैक्ट वैल्यू एडेड फॉर एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये इसकी योजना का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें जो है नेतृत्व योजना केंद्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई इसका जो नेतृत्व कौन कर रहा है, तो DPIIT जो है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा यहाँ पे ये नेतृत्व किया जा रहा है। नोडल एजेंसी की बात करें तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, NICDC, नेशनल इंडियन कॉरिडोर और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। रणनीति की बात करें तो योजना को 2 चरणों में लागू किया गया है, जिससे देश भर में कुल 100 मतलब 50+50 जो इंडस्ट्रियल एरिया को चयन किया जा सके। अब बात करें हुडको से, तो हुडको जो है इसका फुल फॉर्म है भाई हुडको का हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो हुडको के जो जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय है, इसको नई दिल्ली में आयोजित एक गरिमामय समारोह में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन बिजनेस अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो हुडको के जयपुर कार्यालय को जो है एक्सीलेंट वाला अवार्ड मिला है, बिजनेस अवार्ड मिला है, ठीक है। और ये अवार्ड जो है जयपुर क्षेत्रीय प्रमुख सुधीर कुमार भटनागर को दिया गया है, ठीक है, इनको दिया गया है। और हुडको द्वारा राजस्थान शहरी जो सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के लिए भी इनको ये पुरस्कार दिया गया है हुडको को। नेक्स्ट बात करें सिविल सेवा दिवस की, तो सिविल सेवा दिवस 2026 मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड का वितरण यहाँ पे किया गया था। सिविल सेवा दिवस कब आता है, तो ये आया था अभी, ये हमने मनाया था 21-22 अप्रैल को, ठीक है। कहाँ पर? तो जयपुर में HCM रीपा में 21 से 22 अप्रैल 2026 को राज्य स्तरीय समारोह यहाँ पे आयोजित किया गया था। इस समारोह में जो है मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट सेवा वाले प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया था। और सम्मानित अधिकारियों को उनके विशेष योगदान के लिए चुना भी गया था। सुशासन के लिए मतलब गुड गवर्नेंस के लिए इसको चुना था। तो देखो आरती डोगरा जो है सचिव हैं ऊर्जा विभाग की, इनको, और सिद्धार्थ महाजन JDA कमिश्नर, इन दोनों को गुड गवर्नेंस के लिए जो है एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया था। फिर फ्लैगशिप योजना के लिए देखें तो डॉक्टर खुशहाल यादव कलेक्टर हैं हनुमानगढ़ के, इनको रोहिताश्व सिंह तोमर कलेक्टर हैं सिरोही के, और एक और है राजीव तोमर राजीविका के हैं। इन तीनों को जो है फ्लैगशिप कैटेगरी में मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। इनोवेशन की बात करें तो इनोवेशन में कृष्ण कुणाल को, सचिव ग्रामीण विकास के गायत्री राठौड़ को मिला है चिकित्सा में, नकाते शिव प्रसाद मदन IAS है इनको मिला, और P बाल मुरुगन जो है इनको भी मिला है। तो ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड से, ठीक है। यहाँ पे नाम दे देगा, यहाँ पे इनका विभाग दे देगा, तो वो एक बार और आप देख लेना, PDF आपको मिल जाएगी। तो 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इस दिन 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवनियुक्त जो प्रशासनिक अधिकारी है इनको संबोधित करते हुए जो सिविल सेवा है इसको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था।
अब बात करें राजस्थान विश्वविद्यालय की, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है यहाँ के डॉक्टर योगेश जोशी ने 7 नई कवक प्रजातियों की भी क्या की है, खोज की है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर है डॉक्टर योगेश जोशी। इनकी टीम ने उत्तराखंड की नेलांग घाटी में, कौन सी घाटी में, उत्तराखंड की नेलांग घाटी में लाइकेनी लोकस जो है कवक की फंगी की क्या की है, 18 प्रजाति की पहचान की है, जिसमें से 7 प्रजाति भारत में पहली बार देखी गई है। ठीक है, तो योगेश जोशी का संबंध है राजस्थान यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने क्या किया है, अभी लाइके निकोलस जो कवक है, फंगाई है, उसका क्या किया है, यहाँ पर खोज किया है। ठीक है, तो उत्तराखंड की नेलांग घाटी आपको याद रखना है, और इनका जो है संबंध कहाँ से है, योगेश जोशी का, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और इनके साथ में जो है निर्मला परगई भी है। तो इनका शोध दल भी देख लेते हैं। तो डॉक्टर योगेश जोशी है राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और डॉक्टर निर्मला परगाई जो है ये हल्द्वानी उत्तराखंड से है। इनकी सहयोगी मतलब जो है शोधार्थी रिसर्चर कौन है, तो यहाँ पे सुनीता विष्ट हैं। ठीक है, और प्रकाशन में बात करें तो इनका जो रिसर्च पेपर है वो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका कवक फंगाई में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, और पहली बार जो है भारत में 7 प्रजातियाँ जो है दर्ज की गई है। नीलांग घाटी से 3 प्रजातियाँ, जिनका नाम है ऑर्थेनिया जेंतो परमेलियरम और एरिकेंसिनिया, और तीसरी है म्यूलरेना राइजो कार्पिकोला। तो ये नीलांग घाटी से है, और 4 प्रजातियाँ जो हैं चमोली जनपद से हैं, शीत मरुस्थल से। इनको भी आप देख सकते हैं। डिडाइमो साइट्रिस है, एंडोकोक्टस वेर्सिस्पोरस है, इंट्रालाइकिन वेसिनपोरस है। तो वैसे यहाँ से क्वेश्चन जनरली तो नहीं पूछा जाना चाहिए, पर अब इतना किसको याद रहता है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो मारवाड़ रत्न पुरस्कार जो है 2026 ये हम देखते हैं। इसमें जो शहीद मेजर चेतन सिंह है, इनको वीर शिरोमणि सम्मान जो है ये मिला है। तो मेहरानगढ़ जो म्यूजियम ट्रस्ट है, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर के द्वारा 2026 के प्रतिष्ठित जो मारवाड़ रत्न पुरस्कार है उनकी घोषणा किसने की है, तो पूर्व नरेश गज सिंह जो है इनके द्वारा की गई है। 12 मई 2026 को ये जोधपुर की स्थापना दिवस पर समारोह में प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो 12 मई को ये प्रदान किए जाएंगे। इनकी लिस्ट अपन अभी देख लेते हैं। ये नेक्स्ट महीने की न्यूज़ में वापस से कवर होंगे, तो वापस आपको रिवाइज दे देंगे। तो ऐसा नहीं है कि जैसे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है तो उसमें ये पूछा ही नहीं जाएगा, पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि आपके अप्रैल की न्यूज़ में मतलब मई के करंट अफेयर्स में मतलब क्रोनोलॉजी में ये है, तो आपको पूछा जा सकता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुल 19 पुरस्कार दिए जाएंगे इस साल, और इसमें एक तो विशेष सम्मान रहेगा और 18 मारवाड़ रत्न पुरस्कार रहेंगे। तो जो विशेष सम्मान है उसी का नाम क्या है, मारवाड़ वीर शिरोमणि सम्मान है, जिसका नाम जो है अभी जो किसको मिलेगा, शहीद मेजर चेतन सिंह को मिला है मरणोपरांत। तो यहाँ पे हम लिस्ट देखते हैं बाकी के जो 18 हैं, इनमें से जो जो आपको याद रहते हैं वो याद करें, बार बार रिवाइज करें। ठीक है, एक बार हम यहाँ देख लेते हैं। राव सिंहा सम्मान जो है ये मिलेगा डॉक्टर एल एल जाट को, ये कृषि विशेषज्ञ है। फिर है महाराजा हनवंत सिंह सम्मान, ये मिलेगा डॉक्टर ईशा दीक्षित और डॉक्टर प्रणव दीक्षित को। तो ईशा और प्रणव दीक्षित को क्या मिलेगा, हनवंत सिंह सम्मान मिलेगा। इनको मेडिकल और एजुकेशन के क्षेत्र में मिलेगा। पद्म भूषण कोमल कोठारी सम्मान जो है प्रोफेसर जॉन डी स्मिथ को मिलेगा। जॉन डी स्मिथ जो है इनका संबंध है राजस्थानी लोक संगीत से। मेजर दलपत सिंह सम्मान जो है ये विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को मिलेगा। किसको मिलेगा, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को, शौर्य के लिए। ठीक है, और महाराजा मानसिंह जी सम्मान है ये मिलेगा जितेंद्र कुमार सोनी को, जो अभी प्रेजेंट में क्या है अपने जयपुर के जिला कलेक्टर भी हैं। और इनको अभी कौन सा पुरस्कार मिला है तो ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, भरकमा इनकी कृति थी, उसके लिए इनको अभी पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार था। चलिए मैंने ही बता दिया है। तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको अभी पुरस्कार वहाँ भी मिला, और यहाँ पे जोधपुर के लिए महाराजा मान सिंह जो है सम्मान भी इनको यहाँ पे दिया जाएगा। और महाराजा उमेद सिंह सम्मान जो है ये मिलेगा पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल जी को पर्यावरण संरक्षण के लिए। मरणोत्तरैंसी सम्मान मिलेगा डॉक्टर भुवनेश जैन को पत्रकारिता और पर्यावरण के क्षेत्र में। गज सिंह सेकंड सम्मान मिलेगा झीमा देवी बाड़मेर की हैं, इनको हस्तशिल्प और विरासत के क्षेत्र में। नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी श्रेयांशी जैन। श्रेयांशी जैन जो है ये वर्ल्ड कैडेट्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 में इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। और ये ओनली श्रेयांशी जैन भाई 7 ईयर ओल्ड है। ठीक है, जयपुर की रहने वाली है, और मतलब 7 साल की जो है चेस प्लेयर है श्रेयांशी जैन। और इन्होंने क्या किया है, अभी सर्बिया में वर्नजाका बांजा में आयोजित हुई थी फिडे वर्ल्ड कैडेट्स चैंपियनशिप, इसमें गोल्ड मेडल जीता है और ब्रॉन्ज भी जीता है। ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पर अपना तिरंगा फहराया है। तो इनका नाम ध्यान रखेंगे। श्रेयांशी जैन का संबंध पूछ सकता है कि किससे है, तो चेस प्लेयर है, 7 साल की है, और जयपुर से इनका संबंध है। और अभी फिडे वर्ल्ड कैडेट्स चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, तो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है अंडर 8 बालिका वर्ग में। ठीक है, अंडर 8 बालिका वर्ग ब्लिट्ज सोल्विंग
चैम्पियनशिप में। तो 12 में से 7 जो है वो इनको अंक मिले, एक तरह से ये ध्यान रख सकते हो। और ब्रॉन्ज मेडल में रैपिड इवेंट में 11 में से 8, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आउट ऑफ 12 और यहाँ पे 8 आउट ऑफ 11 आपको ध्यान में रखना है ब्रॉन्ज के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ब्रॉन्ज में इनका तीसरा स्थान था रैपिड इवेंट में और यहाँ पे इनका प्रथम स्थान था, ठीक है। फिर देखिए श्रेयांशी जैन की और भी उपलब्धियाँ हैं, जैसे कि इन्होंने क्या है भाई, पहले एशियाई स्कूल चैंपियनशिप में भी क्या है तीनों प्रारूप में, स्वर्ण रैपिड में और सिल्वर क्लासिकल में, ब्रॉन्ज ब्लिट्ज में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी रही हैं। और बहुत ही कम उम्र अभी इनकी ईयर मतलब 7 साल की हैं और इससे बड़े बड़े प्लेयर्स पर उनको भी ये मतलब उनसे भी अच्छा खेलती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपनी बीकानेर का जो 539वां दिवस जो है ये अभी मनाया जाएगा बीकानेर का, और 18 विभूतियाँ जो है और एक संस्था को यहाँ पे इसमें सम्मानित किया जाएगा। तो बीकानेर की स्थापना दिवस मनाया जाएगा कब, 19 अप्रैल को, ठीक है। 19 अप्रैल को ये मनाया जाएगा। और मारवाड़ रत्न पुरस्कार अभी हमने देखा है जोधपुर के स्थापना दिवस के दिन 12 मई को होगा आयोजित। और बीकानेर का स्थापना दिवस जो है 539वां, ये स्थापना दिवस 19 अप्रैल 2026 को जिला प्रशासन और राव बीकाजी संस्थान द्वारा आयोजित किया गया। इसमें 18 विभूति और एक एक इंस्टीट्यूट को भी सम्मानित किया गया। यहाँ पे भी 19 थे तो 1+18 था, यहाँ पे भी मारवाड़ रत्न में भी, और यहाँ पे भी सेम है बीकानेर में भी। तो 1 तो इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे 18 विभूतियों को सम्मानित किया गया। 19 अप्रैल को 539वां स्थापना दिवस था। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर का था, तो 539वां स्थापना दिवस था बीकानेर का, ओके। अब इसमें भी हम सारे के सारे अवार्ड्स जो हैं जितने दिए हैं यहाँ पे वो कवर करते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछने की सबसे ज़्यादा संभावना है जो क्रोनोलॉजी में है। उसके अलावा अगर आप अपना दायरा बढ़ाते हैं वो अपने एंड से आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो इसको 1 से 2 बार और आपको रिवाइज़ करना होगा। तो जब भी आपका मन करे रिवाइज़ करने का, वीडियो चला करके आप ऑन करके आराम से रिवाइज कर सकते हैं, या फिर अपने खुद से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देश दीवान राव दुले सिंह बिदावत अवार्ड जो है ये मिला है, ठीक है। देश दीवान राव दुले सिंह बिदावत अवार्ड ये अपना घर आश्रम को मिला है संस्थागत कैटेगरी में, ठीक है। तो अपना घर आश्रम को मिला है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। और बाकी के जो हैं वो देखते हैं। तो श्री करणी माता अवार्ड जो मिला है डॉक्टर सोनू शिवा को विशिष्ट सेवा के लिए, ठीक है। करणी माता वाला अवार्ड दिया है सोनू शिवा को विशिष्ट सेवा के लिए। राव बीदा अवार्ड मिला है रमेश महर्षि को, ठीक है। राव बीदा अवार्ड है रमेश महर्षि को दिया है, वरिष्ठ पत्रकारिता से इनका संबंध है। राजा अनूप सिंह अवार्ड मिला है योगेंद्र कुमार पुरोहित को, ठीक है, चित्रकला से रिलेटेड है। राय सिंह अवार्ड मिला है चंद्रशेखर श्रीमाली को, चंद्रशेखर श्रीमाली मोटिवेशनल स्पीकर हैं। राजमाता सुशीला कुमारी अवार्ड मिला मेघना शर्मा को, एजुकेशन से रिलेटेड है। वापस देखते हैं, करणी माता अवार्ड सोनू शिवा को विशिष्ट सेवा के लिए, राव बीदा अवार्ड रमेश महर्षि को, तो राव है रमेश है, और इधर अपन पत्रकारिता से रिलेटेड है। अनूप सिंह जो है, अनूप सिंह आप देख सकते हो ये है योगेंद्र कुमार पुरोहित को मिला है चित्रकला के लिए। राय सिंह अवार्ड मिला है डॉक्टर चंद्रशेखर श्रीमाली को, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और सुशीला कुमारी अवार्ड मिला है मेघना शर्मा को, एजुकेशन से इनका संबंध है। इसके बाद में देखें तो करणी सिंह, महाराजा करणी सिंह अवार्ड मिला है किसको, श्रद्धा सिंह परमार को, निशानेबाजी से इनका संबंध है। गंगा सिंह अवार्ड मिला है विनोद बाफना को, किसको मिला है, विनोद बाफना को, उद्योग से इनका संबंध है। पंडित विद्याधर शास्त्री अवार्ड मिला रवि शुक्ल को, साहित्य से लिटरेचर से इनका संबंध है। और जन कवि बुलाकी दास बावरा अवार्ड प्रमोद कुमार शर्मा को, साहित्य और उद्घोषक कैटेगरी है इनकी। तो यहाँ से आपको देखो कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा अवार्ड किसको मिला है या फिर किसका संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है। तो जैसा भी ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वाइजली चूज़ करना होगा और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि 18 अवार्ड हैं तो 18 अवार्ड जो हैं आपको एक साथ याद नहीं होंगे, ठीक है। तो इतना प्रेशर ना ले कि इसी क्लास में याद होगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसके बाद में आप इसको रिवाइज़ करें, जब भी आप फ्री बैठे हों तो इस रिवाइज़ करें, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें, तो उससे आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रह जाएगी, ठीक है। तो जनकवि बुलाकी दास अवार्ड जो है ये मिला है प्रमोद कुमार शर्मा को, साहित्य और उद्घोषक के लिए। पीर गोविंद दास अवार्ड मिला है कृष्ण कुमार बिस्सा को, रमत कला के लिए। राव बीका अवार्ड मिला है नौशाद अली को, फोटो जर्नलिस्ट हैं ये। सूरजमल सिंह अवार्ड मिला पुनीत रंगा को, युवा साहित्यकार हैं। अजीत आज़ाद स्मृति अवार्ड मिला रमेश शर्मा को, रंगकर्मी हैं। राव बेलोजी पड़ियार अवार्ड मिला ब्रजमोहन आचार्य को, विशिष्ट सेवा के लिए। और बीकाणा अवार्ड मिला है देखो रजनी छाबड़ा को, रफ़ीक राजा को और डॉक्टर BBS कपूर को, ठीक है। बीकाणा अवार्ड में अपन को 3 नाम याद रखने हैं, रजनी छाबड़ा, रफ़ीक राजा और BBS कपूर, ठीक है। इनको मिसलिनियस कैटेगरी में जो है विविध में ये बीकाणा अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं बीकानेर का। तो बीकानेर शहर की स्थापना राव बीका के द्वारा 1488 में, ठीक है, 1488 ईस्वी में, मतलब इसमें विक्रम संवत में 45 में अक्षय तृतीया आखा तीज के दिन की गई थी। इसी कारण इसकी स्थापना दिवस पर क्या करते हैं, पतंगबाजी की अनूठी परंपरा है।
तो ये सारे अवार्ड और ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आप याद रखें। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं विधानसभा से रिलेटेड। तो राजस्थान की जो पॉलिटी है ये जो भी सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट हैं उनमें लगती है, और राजस्थान की पॉलिटी में आपके एक टॉपिक है विधानसभा, ठीक है। तो विधानसभा से आपका स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो आर्टिकल वाला, या फिर अभी करंट का क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है तो कौन सी समिति के कौन सभापति है, अध्यक्ष, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो लोग यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। बाकी जो भी फर्स्ट ग्रेड के हैं तो उनके नियुक्तियाँ और ये सब हैं तो उनके भी पूछा जा सकता है कि कौन कहाँ पे क्या है, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष अभी कौन है अपने, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, और विधानसभा कौन सी चल रही है तो 16वीं, ये सभी को पता है। तो इसमें अभी कुछ समितियों का गठन किया गया है। तो ये जो समितियों का अभी गठन किया है ये कब तक प्रभावी रहेगी, इनका कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा। तो जो प्रमुख फाइनेंस समिति हैं तो 4 हैं यहाँ पे प्रमुख वित्तीय समिति, इनके अध्यक्षों की नियुक्ति अपन देखते हैं। तो जो जन लेखा समिति है, ठीक है, जन लेखा समिति जो है इसके सभापति कौन है तो टीकाराम जूली हैं जो कि कांग्रेस से हैं, नेता प्रतिपक्ष से ये होते हैं, ठीक है। जन लेखा समिति के अध्यक्ष जो है वो आपको हमेशा देखने पर मिलेंगे क्या, नेता प्रतिपक्ष से। तो अभी अपने भाजपा की गवर्नमेंट चल रही है तो कांग्रेस वाले ही यहाँ पे देखने को मिलेंगे, टीकाराम जूली जी हैं। अब प्राकलन समिति A, B, ठीक है, क, ख और राजकीय उपक्रम समिति के अभी अपन देखते हैं। तो क के तो देखो कौन है, संदीप शर्मा है भाजपा से, ख के हैं अपने बाबू सिंह जी। अब इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ख जो है सेकंड नंबर पे आता है तो B, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे ही ये ख से B से अपन को बाबू सिंह राठौड़ याद आ जाएगा, ठीक है ना। और क से आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये संदीप शर्मा आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ASP की जगह आप ASB याद रख लो, ठीक है। तो A मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, S से संदीप शर्मा, B से BJP। तो ऐसे छोटे छोटे निमोनिक्स अपने अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हैं इनको याद करने के लिए, ताकि ऑप्शन देखते ही आपका जो है ठीक हो जाए, आपको ज़्यादा सारे नाम रटने ना पड़े। फिर राजकीय उपक्रम समिति जो है उसके देखें तो कालीचरण सर्राफ है, ये भी भाजपा से हैं। तो जो प्राकलन समिति क है, ख है और राजकीय उपक्रम समिति है इसमें तीनों के तीनों भाजपा से होंगे, और जो प्राजन लेखा समिति है उसमें हमेशा नेता प्रतिपक्ष से कांग्रेस से हैं, ठीक है, टीकाराम जूली हैं। अब जो और हैं और समितियों में देखें तो जैसे सामान्य निप्रयोजन समिति है, पहले ये देख लेते हैं नियम समिति। नियम समिति में कौन है तो जो अपने विधानसभा के अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी, यही हैं पदेन सभापति। तो नियम समिति के अध्यक्ष जो हैं सभापति कौन है अभी, तो वो वासुदेव देवनानी हैं। और जैसे सामान्य प्रयोजन समिति है इसके भी अपने यही हैं वासुदेव देवनानी जी ही हैं, ठीक है। तो नियम समिति होगी, सामान्य प्रयोजन समिति इसके दोनों के वासुदेव देवनानी हैं। फिर देखते हैं प्रश्न और संदर्भ समिति। प्रश्न और संदर्भ समिति के हैं राजेंद्र पारीक, ये थोड़ा सा आपको ब्लर दिख सकता है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, राजेंद्र पारीक हैं। प्रश्न एवं संदर्भ समिति के महिला और बालकों के कल्याण वाली समिति के हैं कल्पना देवी जी हैं, ठीक है। तो महिला और बालक इनकी क्या है, कल्पना हो रही है। पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए है नरेंद्र बुढ़ानिया जी, ठीक है। पिछड़े वर्ग के लिए कौन है, नरेंद्र बुढ़ानिया जी हैं। अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए है रमेश खींची, ठीक है। तो रमेश जी क्या है, अनुसूचित जाति के लोगों को खींच कर ला रहे हैं कल्याण करने के लिए, ऐसे आप याद रख सकते हो। अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, तो जनजाति जो है जनजातियों के लिए अपन क्या बिचा रहे हैं, फूल बिचा रहे हैं, तो इसको आप याद रख सकते हो। इसमें कौन है, फूल सिंह मीणा है। जनजाति के लिए अपन फूल बिचा रहे हैं, और जो जाति कल्याण समिति है उसके लिए क्या कर रहे थे, तो उसके लिए रमेश जी उनको खींच कर कल्याण कर रहे थे, ठीक है। फिर अपन देखते हैं गृह और स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थान संविधि। तो इसमें है अपने डॉक्टर जसवंत सिंह यादव, कौन है, डॉक्टर जसवंत सिंह है यहाँ पे। और पुस्तकालय और सरकारी आश्वासन समिति में है हरि सिंह रावत है। याचिका सदाचार समिति में कैलाश चंद्र वर्मा है। विशेषाधिकार और अधीनस्थ विधान समिति में जितेंद्र कुमार गोटवाल हैं। अल्पसंख्यक कल्याण में है केसाराम चौधरी। तो इनको वापस रिवाइज कर लेना। ये मारवाड़ पुरस्कार, बीकानेर वाले जो पुरस्कार है 18 ये, और ये समितियाँ, यहाँ से अगर नियुक्ति वाला क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से किसी न किसी एक क्वेश्चन आपका फंस सकता है। तो इसको वापस से आपको एक बार 2 बार रिवाइज करना है, ताकि आप ऑप्शन देख के एटलीस्ट क्वेश्चन सही कर सके। आपको पूरे नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, आपका कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है, आपको ऑप्शन से जो है क्वेश्चन ठीक करना है। और मैच द फॉलोइंग में पूछेगा तो ज़्यादा बेस्ट है। आपको अगर 2 भी याद हैं तो फिर आपका ऑप्शन सही होने की ज़्यादा संभावनाएं हो जाएंगी, ठीक है। तो उसी तरह से आपको तैयारी करनी है। पढ़ना सारा है, लेकिन कैसे पढ़ना है वो आपके ऊपर मैटर करेगा। आप एक एक चीज़ें नाम सही तैसे ही रट्टा मारने लग जाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। आप चीज़ों को पढ़ो और कैसे याद रख सकते हो लंबे समय तक शॉर्ट में, तो वही चीज़ अपनाओ, ठीक है, वही एग्ज़ाम में काम आती है। अब ये देखिए, अब नेक्स्ट न्यूज़ है 135वीं अम्बेडकर जयंती के
राज्य स्तरीय समारोह। अब आप सभी के जो भी अगर फर्स्ट ग्रेड के एस्पिरेंट है या फिर सेकंड ग्रेड के, उनके अम्बेडकर जी जो हैं दिया गया है। अब फर्स्ट ग्रेड वालों में तो इनके भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन आएगा, और सेकंड ग्रेड वालों के जो है इनके मतलब इनकी जो भी विचारधारा हैं, क्या कथन है, क्या सोचते थे, तो उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप सभी को इनका पता ही होगा कि जो अम्बेडकर जी हैं इनका संबंध कहाँ से था, तो इनका संबंध महू ज़िले से था, एमपी से। ठीक है, तो अम्बेडकर जी का संबंध महू से था, महू इंदौर एमपी से। ठीक है, वैसे ये जो है रहते कहाँ थे, तो ये जो है महाराष्ट्र में रहते थे। मूलतः ये एमपी से थे, महू ज़िले से। और 14 अप्रैल को क्या था, इनका जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसलिए 14 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, अभी जो है अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पता चला। अब जो है महाड़ जाति से इनका संबंध था। कौन सी जाति से संबंध था, महाड़ जाति से संबंध था। महाड़ सत्याग्रह भी किया इन्होंने, और जो है एक तालाब के लिए भी सत्याग्रह किया था, चौबदार तालाब। तो महाड़ जाति जो है उस टाइम पे क्या मानी जाती थी, अछूत मानी जाती थी। तो इनको जो है कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा उस समय। तो इन्होंने जैसे स्कूल में एडमिशन लिया, उसके बाद में कॉलेज में गए, वहाँ पर भी इनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इन्होंने नौकरी भी की, तो नौकरी इन्होंने जहाँ पे की अकाउंटेंट की, वहाँ पर भी इनको जो है छुआछूत की उससे परेशान होना पड़ा। तो इन्होंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी। तो इस तरह से जो है इनका थोड़ा सा लाइफ स्ट्रगल रहा। इन्होंने बहुत सारी जो है डिग्रियाँ ली है, इन्होंने एमए कर ली, इन्होंने पीएचडी भी कर ली, इन्होंने जो है लॉ के अंदर भी जो है एक डिग्री ली थी। तो इनके पास में बहुत सारी क्या थी, डिग्री थी। और इन्होंने कई सारी बुक्स भी लिखी, जो आपको पता होगी, आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इनकी जो है कई सारी बुक्स हैं, रचनाएं हैं, जैसे प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ है, एनिलेशन ऑफ कास्ट है, हु वर शूद्राज हैं, वेटिंग फॉर ए वीज़ा है, बुद्धा से रिलेटेड है, बुद्धा एंड हिज धम्मा, गांधी एंड गांधीज्म। और भी इनकी बुक्स हैं, मूक नायक और बहिष्कृत भारत, ये इनके समाचार पत्र हैं। तो कई सारी चीज़ें, इंडियन लेबर पार्टी की भी इन्होंने स्थापना की थी 1936 में। फिर इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, तो इसका नाम बदल के ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कर दिया गया था, AISCF कर दिया गया था 1942 में। 1936 में तो इसकी स्थापना हुई थी इंडियन लेबर पार्टी की। फिर 1942 में जो है इसका नाम चेंज करके AISCF कर दिया। फिर अगेन इसका नाम चेंज किया गया 1957 में, जब क्या इनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद में इसका नाम बदल के भारतीय रिपब्लिकन पार्टी कर दिया गया। क्या कर दिया गया, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी कर दिया गया। तो ये इंडियन रिपब्लिकन पार्टी से इंडियन लेबर पार्टी से जो है रिलेटेड फैक्ट है। और ये जो है फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इसमें से क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है। और जैसे बहिष्कृत हितकानुनी सभा वगैरह है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको हिस्ट्री की तरफ लेके गई, ताकि आप अगर आपको चीज़ें याद ना आ रही हों तो आप अभी रिवाइज कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने करंट अफेयर्स के सेक्शन पे वापस। तो जो अम्बेडकर जी हैं, इनकी जयंती हम कब मनाते हैं, तो 14 अप्रैल को मनाते हैं। और अब की बार जो है इनकी जयंती कौन सी थी, तो 135 नंबर की थी। कौन से नंबर की, 135 नंबर की इनकी जयंती थी। अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल 2024 को मनाई। और इसी समय हमने क्या किया है, तो समाधान साथी जो चैट बोट है वो लॉन्च किया है। समाधान साथी चैट बोट क्या करेगा, तो जो भी सरकारी योजनाएं हैं, जैसे पेंशन हो गई, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, इनकी जानकारी और एप्लीकेशन प्रोसेस को सरल बनाने के लिए ये AI चैटबॉट समाधान साथी जो है लॉन्च किया है। और जो जामडोली जयपुर है, यहाँ पे स्थित जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसमें 50 लाख रुपए की लागत वाली आधुनिक लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया है। और मुख्यमंत्री ने भी कई घोषणा की है, जैसे नगरीय क्षेत्र में 200 अम्बेडकर लाइब्रेरी खोलने की घोषणा कर दी है। और जयपुर के जो मुंडला है, ठीक है, जयपुर का जो मुंडला है, वहाँ पर अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए आधुनिक आवासीय कोचिंग केंद्र की भी स्थापना की जाएगी। ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है कि 200 तो हम क्या बनाएंगे भाई, अम्बेडकर लाइब्रेरी बना देंगे। और जो है जयपुर के जो मुंडला है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो कोचिंग केंद्र जो है ये बनाएंगे। तो ये सब बातें यहाँ पे घोषणा की है किसने, तो ये घोषणा की है अपने मुख्यमंत्री जी ने। तो इसको भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो भीमराव अम्बेडकर जयंती से रिलेटेड ये फैक्ट थे जो आपको याद रखने हैं। समाधान साथी चैटबॉट को लॉन्च किया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो श्री भवानी निकेतन कॉलेज है जयपुर में, यहाँ पे राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी जो है आयोजित किया गया था। और इसके अलावा आपको ध्यान हो रखना है, तो जो क्विज है संविधान को जाने, वो भी यहाँ पे कराई गई थी। तो 11 से जो है 14 तारीख तक ये चला था प्रोग्राम, 11 से 14 अप्रैल तक चला था। ठीक है, जयपुर में हुआ था, 4 दिन का महोत्सव था। तो ये अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम थे, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, इतना आप याद रखें। ठीक है, मुख्य समारोह जो है ये हुआ था श्री भवानी निकेतन
कॉलेज जयपुर में, ठीक है। श्री भवानी निकेतन कॉलेज, चलिए इधर ही लिख देते हैं, जयपुर में हुआ था और 11 से 14 अप्रैल को हुआ था। और ये मुख्य वाला जो है ना, ये हुआ था 14 अप्रैल को, ठीक है, 14 अप्रैल को हुआ था। तो इतना आपको याद रखना है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। तो जो सैन्य तकनीक है, सैन्य तकनीक में नवाचार देखते हैं। तो इसमें सप्तशक्ति कमांड और बिट्स पिलाने के बीच में क्या हुआ है, समझौता हुआ है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय सेना की सप्तशक्ति कमांड और बिट्स पिलाने के बीच में अभी हमने क्या है, समझौता किया है। तो इसमें क्या होगा, जो सप्तशक्ति कमांड है उसकी विशिष्ट भौगोलिक और परिचालन चुनौतियाँ, उसके लिए स्वदेशी तकनीक को विकसित करेंगे। और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्षेत्र है उसमें भी नवाचारों को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। ऐसा यहाँ पे क्या हुआ है, एमओयू हुआ है, किसके बीच में, बिट्स पिलानी है और जो है सप्तशक्ति कमांड, इनके बीच में। इतना ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे देखें तो राज्य में जो है प्रोजेक्ट कराकल जो है ये चल रहा है। तो जो कराकल है ये क्या है, एक तरह की जंगली बिल्ली है। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट कराकल जो है राजस्थान में स्टार्ट किया है 15 अप्रैल से। और इसका शुभारंभ हमने किया है रणथंभौर टाइगर रिजर्व में, सवाई माधोपुर जिले में है ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व, यहाँ पे हमने इसका शुभारंभ किया है। तो राजस्थान में कराकल संरक्षण विषय पर ये वर्कशॉप यहाँ पे आयोजित की गई सवाई माधोपुर में। तो राजस्थान वन विभाग शामिल था इसमें, और भारतीय वन्य जीव संस्थान, और ये देखो साकोन से आप याद रख सकते हो, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, और टाइगर वॉच। तो इसमें सहयोगी संस्था कौन थी, ये पूछा जा सकता है। तो इसमें देखो, एक तो है राजस्थान का वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दूसरा है भारतीय वन्य जीव संस्थान, ठीक है, तीसरा है साकोन से याद रखना है, सलीम अली रिसर्च सेंटर है, और तीसरा है टाइगर, चौथा है टाइगर वॉच। तो ये आपको चारों इंस्टीट्यूट याद रखने हैं जो कि सहयोगी संस्थान थे प्रोजेक्ट कराकल में। सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में स्टार्ट किया गया है। परियोजना का नेतृत्व यहाँ पे प्रधान अन्वेषक तो होगी कौन, डॉक्टर शोमिता मुखर्जी, और सह प्रधान अन्वेषक होंगे डॉक्टर अयान साधु और धर्मेंद्र खंडाल। प्रमुख क्षेत्र इसका क्या रहेगा, तो प्रमुख क्षेत्र इसका रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और टाइगर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व रहेगा, ठीक है, यहाँ पे इसकी निगरानी की जाएगी। नेक्स्ट है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ब्रह्मास्त्र युद्धाभ्यास जो है यह आयोजित किया जाएगा। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ब्रह्मास्त्र युद्धाभ्यास आयोजित किया जाएगा। तो ब्रह्मास्त्र जो है जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 10 अप्रैल को आयोजित किया गया। जिसका एम क्या था, तो इसका एम था जमीन और हवा के बीच रियल टाइम डाटा शेयरिंग और बेहतर कोऑर्डिनेशन समन्वय को परखना। क्या करना था, जमीन और हवा के बीच जो भी रियल टाइम डाटा शेयर कर सकते हैं और कैसा अपन कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं उसकी टेस्टिंग करना। यहाँ पे इसका क्या था, एम था। ब्रह्मास्त्र जो है ये हमने यहाँ पे युद्धाभ्यास करके देखा था। इसमें जो है मुख्यतः जो है अपाचे हेलीकॉप्टर, हेलफायर मिसाइल और ड्रोन किलर सिस्टम मुख्य आकर्षण रहे थे। मॉस्को स्टार्स वुशु चैंपियनशिप की बात करें तो राजस्थान के शिव को जो है गोल्ड और धीरज को रजत मिला है वुशु चैंपियनशिप में। तो रूस के मॉस्को में आयोजित हुई थी 11वीं नंबर की मॉस्को स्टार्स वुशु चैंपियनशिप। इसमें राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 पदक अपने नाम कर लिए। तो जैसे शिव को गोल्ड मेडल मिला है। शिव का संबंध श्रीगंगानगर जिले से है और इनको मिला है 60 किलोग्राम कैटेगरी में, ठीक है। और धीरज चौधरी जो है इनको मिला सिल्वर मेडल, इनका संबंध है अजमेर केकड़ी से 100 किलोग्राम कैटेगरी में, ठीक है। तो देखो शिव का संबंध गोल्ड मेडल से और 60 किलोग्राम कैटेगरी, और श्रीगंगानगर, तो श्रीगंगानगर और शिव, तो इससे आप भूलेंगे भी नहीं, आपका गलत भी नहीं होगा, श्री और शिव, ठीक है। और इधर देखो धीरज चौधरी, तो धीरज चौधरी का संबंध है अपने अजमेर से, ठीक है। यहाँ पे जा रहा है, अजमेर में जा रहा है, ऐसे आपको ऑप्शन देख के ही क्लिक हो जाएगा। और 100 कैटेगरी है, ठीक है। धीरज जो है उनको मिला तो रजत है लेकिन इनका कैटेगरी 100 किलोग्राम है, और इनको शिव को मिला है 60 किलोग्राम में ही क्या मिला है, गोल्ड मेडल। तो यहाँ पे ऑप्शन देख के कंफ्यूज ना होना, वो यहाँ पे स्वैप कर सकता है, यहाँ 100 किलोग्राम दे सकता है और यहाँ पे 60 किलोग्राम दे सकता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई स्वर्ण वाले को ज़्यादा ही मिला होगा, 100 ही मिला होगा, 100 किलोग्राम कैटेगरी होगी, तो वहाँ पे आपको रॉन्ग करना होगा कि भाई शिव जो है इनको मिला तो गोल्ड है लेकिन शिव तो वैसे ही पावरफुल है, तो भाई 60 किलोग्राम कैटेगरी में ही गोल्ड मिल गया, ऐसे याद रख लो। और धीरज चौधरी जो है इनको तो भाई 100 किलोग्राम उठाना पड़ेगा तब जाके सिल्वर मिला है, इससे ज़्यादा उठाते तो फिर उनको क्या मिलता भाई, गोल्ड मिलता है। इस तरह से आप थोड़ा सा स्टोरी टाइप बना के भी याद रख सकते हो। तो 11वें नंबर की मॉस्को स्टार्स वुशु चैंपियनशिप थी, 15 से 21 अप्रैल को हुई थी। कहाँ पे, रूस के मॉस्को में, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आगे है अपने पास में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज़ 2। इसमें राजस्थान के 12 एथलीट टॉप पे रहे हैं। तो जो राजस्थान में ये आयोजित हुई है, तो आयोजित कब हुई है, 5 अप्रैल को, ठीक है, 5 अप्रैल को आयोजित हुई है और जयपुर के जो SMS स्टेडियम में आयोजित की गई थी। इसमें राजस्थान के 12 एथलीट ने क्या किया है, शीर्ष स्थान हासिल किया है। अब इसमें सारे नाम देखो, आपको याद रखना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ, जितने याद रहे उतना अच्छा है, बाकी याद ना हो इग्नोर करो और आगे बढ़ो, ठीक है। आगे भी बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए, जो याद रहता है वो तो एटलीस्ट याद करो।
जैसे कचनार जो है उनको मिला महिला शॉटपुट में 15.75 के लिए बेस्ट थ्रो का कचनार को। सुनील कुमार को मिला हाई जंप 2.05 मीटर में। पुरुष वर्ग में ट्रैक इवेंट में विक्रम गुजर को 100 मीटर के लिए, मुकुल गुप्ता को 400 मीटर के लिए और भानु को 1500 मीटर के लिए। मेल कैटेगरी में तो देखो विक्रम को तो 100 मीटर, मुकुल को 400 और भानु को 1500 मीटर। अब लंबी दूरी की दौड़ में देखें तो सुंदर सिंह को 3000 मीटर, जुझार सिंह को 3000 मीटर स्टीपल चेंज के लिए मिला है। महिला और अंडर 20 में देखें तो रिंकू चौधरी को मिला ट्रिपल जंप में, उमा चौधरी को मिला जेवेलिन में और दीपिका को मिला 1500 मीटर में। ठीक है, फिर देखें थ्रोइंग इवेंट में अंडर 20 में तो रोहित ने जेवेलिन में 70.60 मीटर और निकिता पुनिया ने हैमर थ्रो में 47.93 के साथ में फर्स्ट स्थान जो है हासिल किया है। तो रोहित ने और निकिता पुनिया ने क्या किया है, यहाँ पे जेवेलिन में जो है फर्स्ट स्थान हासिल किया है। ट्रिपल जंप में देखें तो युवा एथलीट गुरप्रीत सिंह ने 14.72 मीटर छलांग लगाकर अपनी श्रेणी में टॉप स्थान हासिल किया है। तो ये सारे के सारे जो हैं आपको भाई इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 में याद रखने हैं। SMS स्टेडियम जयपुर में इसका आयोजन 5 अप्रैल को हुआ था। जितना याद रहे उतना याद रखो। एक बार नाम देख लिए हैं, सुन लिए हैं तो ऑप्शन देख के भी थोड़ा थोड़ा आपको एलिमिनेट कर सकते हो। बाकी इसको एक बार 2 बार और देख लेना जिससे आपका क्वेश्चन ठीक हो जाए। अब देखो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026, तो ये राजस्थान ने अभी इसमें 5 पदक जीते हैं। जो ट्राइबल गेम हुए हैं अभी तो 25 मार्च से 3 अप्रैल को हुए हैं। कहाँ पे हुए हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन 25 मार्च से 3 अप्रैल को हुआ है रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में। कहाँ पे देखो रायपुर, जगदलपुर, सरगुजा में, छत्तीसगढ़ में है ये। राजस्थान ने टोटल 5 मेडल जीते हैं। 5 में से 3 तो सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज हैं। गोल्ड मेडल हम यहाँ नहीं जीत पाए और 22वां पदक अपन ने हासिल किया है यहाँ पर। ठीक है, ट्राइबल गेम्स में 3+2 याद रखना है, 3+2 सिल्वर प्लस ब्रॉन्ज। ठीक है, गोल्ड नहीं जीते हैं यहाँ पर। 25 मार्च से 3 अप्रैल को आयोजित किया गया। अब देखो जो 3 सिल्वर है वो देखते हैं। तो तीनों सिल्वर जो हैं हमें मिले हैं भाई कुश्ती में। अमित कुमार मीणा को मिला 125 कैटेगरी में, राकेश कुमार को मिला है 65 में और दिनेश सोलंकी को 60 कैटेगरी में। ठीक है, अमित कुमार मीणा हैं, राकेश कुमार हैं और दिनेश सोलंकी हैं। इनको मिला है 125, 65 और 60 कैटेगरी में। अब ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज मिला है 2 लोगों को। देखो बलकेश कुमारी मीणा को कुश्ती में और जगदीश मीणा जो है इनको मिला एथलेटिक्स 200 मीटर दौड़ में। अब देखिए नेक्स्ट है जैसलमेर में पहली बार प्राकृतिक रूप से जो है गोडावण के चूजों का जन्म हुआ है। जैसलमेर जिले के गोडावण ब्रीडिंग सेंटर में 3 नए चूजों का जन्म हुआ है। ठीक है, तो कृत्रिम की बजाय प्राकृतिक ढंग से हुआ, इसलिए ये न्यूज़ जो है थोड़ी सी वायरल है। यहाँ पूछा भी जा सकता है कि भाई जो है कितने चूजों का जन्म हुआ है, तो ये आपको बताना है। और जो अपना क्या है ये है DNP मतलब जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। यहाँ पर जो संचालित संरक्षण कार्यक्रम है इसके तहत इस वर्ष अब तक 11 चूजे जो है इनका जन्म हो चुका है, जिसमें से 3 तो अभी ये प्राकृतिक तरीके से और 8 चूजे जो है आर्टिफिशियल तरीके से इनका जन्म हुआ है। तो 3+8 जो है याद रखना है और टोटल 11 याद रखना है अपन को। ठीक, अब देखिए जो ये उक्त प्रजनन कार्यक्रम है जो अपना अभी चूजों वाला अपन ने देखा, तो ये जैसलमेर स्थित रामदेवरा और समसुदाश्री ब्रीडिंग सेंटर में संचालित किया जा रहा है। कहाँ पे, डेजर्ट नेशनल पार्क है उसमें भी जैसलमेर स्थित रामदेवरा और समसुदाश्री ब्रीडिंग सेंटर में संचालित किए जा रहे हैं। प्राकृतिक रूप से जन्मे 3 चूजों के बाद में राज्य पक्षी गोडावण की संख्या बढ़ के 79 हो गई है। ओके, तो एक पार्ट अपना कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे ये जो दिया है इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इसमें अपने न्यूज़ दी रही रहती है और शॉर्ट में। ठीक है, जो डिटेल्ड वाली थी वो अपन ने देख लिया। अब इससे थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ दे रखी है, तो इसमें आपके क्वेश्चन जो बनेंगे वो डायरेक्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। अब जैसे इसमें डॉक्टर अनूप कुमार बाली हैं, तो ये जो है इनको प्रोफेसर नवल किशोर स्मृति आलोचना सम्मान मिला है। अब ये पूछ लेगा कि भाई डायरेक्टिव प्रोफेसर नवल किशोर स्मृति आलोचना सम्मान से सम्मानित किसे किया गया, तो डॉक्टर अनूप कुमार बाली को किया गया। इनका संबंध किससे है, तो हिंदी साहित्य और संस्कृति की प्रतिष्ठा पत्रिका इन्होंने लिखी है बनास जन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनकी पत्रिका का नाम क्या है, बनास जन। इसके लिए जो है इनको क्या मिला है, प्रोफेसर नवल किशोर स्मृति आलोचना सम्मान मिला है। और ये सम्मान आलोचना क्रिटिसिज्म के क्षेत्र में सक्रिय जो भी क्या है युवा विद्वान हैं उनको मिलता है। ठीक है, तो अब की बार का मिलेगा अनूप कुमार बाली को, डॉक्टर अनूप कुमार बाली को। कृति का शीर्षक क्या है भाई, इनकी जो कृति है उसका शीर्षक टाइटल क्या है, तो टाइटल इनका है, पत्रिका का नाम तो बनासन है लेकिन शीर्षक पूछ लेगा तो शीर्षक अपने को ध्यान रखना है कि एक रचनाकार के आत्मसंघर्षों का रचनात्मक दस्तावेज, एक साहित्यिक की डायरी और रचना प्रक्रिया का प्रश्न। क्या है भाई, आत्मसंघर्षों का रचनात्मक दस्तावेज डॉक्यूमेंट और उसकी डायरी और रचना प्रक्रिया का प्रश्न, ये सब इसका शीर्षक था। और स्वरूप इसका ये है, स्वरूप इसकी कृति एक निबंध है मतलब मोनोग्राफ है। नेक्स्ट है कि बीकाजी के CMD शिव रतन अग्रवाल का निधन हो गया है।
तो जो बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल है उसके संस्थापक चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर शिव रतन अग्रवाल है। इनका अभी चेन्नई में 74 ईयर की आयु में निधन हो गया। बीकानेरी भुजिया जो आप खाते हैं उसको देश विदेश में पहचान दिलाने वाले प्रमुख उद्योगपति थे। तो शिव रतन अग्रवाल का संबंध पूछ लेगा तो बीकानेरी भुजिया से है, बीकाजी से है। ठीक है, इनका भी डेथ हो गया है 74 ईयर में और चेन्नई में। ठीक है, इनका उपनाम क्या था तो फन्ना बाबू। किसका? शिव रतन अग्रवाल का नाम है फन्ना बाबू। इनका मूल निवास राजस्थानी था, तो राजस्थान के बीकानेर के शार्दुलगंज क्षेत्र से संबंधित थे। व्यवसाय की शुरुआत इन्होंने की थी। पारिवारिक व्यवसाय से अलग होकर इन्होंने शिवदीप फूड प्रोडक्ट्स के नाम से भुजिया कारोबार शुरू किया था और बाद में जो है यही क्या है बीकानेरी भुजिया ब्रांड मतलब बीकाजी ब्रांड जो है 1993 में इसकी स्थापना इन्होंने कर दी थी। नेक्स्ट अपनी न्यूज़ है देखो राजस्थान डेयरी विभाग से। तो पशुधन और डेयरी सभी के सिलेबस में रहता है लगभग, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके। राजस्थान डेयरी विभाग समीक्षा दुग्ध संकलन लक्ष्य और नई खरीद दर। तो मुख्यमंत्री जी ने बैठक की है डेयरी विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में जो है डेयरी क्षेत्र के विस्तार को लेकर कुछ घोषणा की। तो देखते हैं तो प्रेजेंट स्थिति अपनी क्या है। राजस्थान में जो है डेली प्रतिदिन लगभग 45 लाख लीटर दूध का संकलन हो रहा है। कितना? 45 लाख जो लीटर दूध का संकलन हो रहा है। प्रथम चरण का लक्ष्य क्या है इनका? तो ये जो संकलन क्षमता है 45 लाख लीटर, इसको बढ़ाकर ये क्या करना चाह रहे हैं फर्स्ट फेज में 65 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे 20 लाख बढ़ाना चाह रहे हैं और सेकंड फेज में इनका टारगेट है कि वापस से हम क्या करें 20 लाख बढ़ाएं, मतलब 85 लाख लीटर पर डे कर दें। ठीक है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कितनी बढ़ाने की प्रथम चरण में है, तो प्रेजेंट से 20 लाख लीटर। ठीक है, और फिर सेकंड में अगेन 20 बढ़ाएंगे तो 85 लाख लीटर हो जाएगा। तो 45, 65, 85 लाख लीटर डायरेक्ट याद रखो। ठीक है, प्रेजेंट में है 45, फिर अपन को फर्स्ट फेज में करनी है 65, देन अपने को सेकंड फेज में करनी है 85 लाख पर 5 लाख लीटर पर डे। ओके, ये इनका टारगेट है। और जो खरीद दर है इसमें वृद्धि के लिए दूध खरीद की दर को 50 रुपये से बढ़ाकर 2 रुपये ही बढ़ा रहे हैं। ये तो बहुत ही दुख की बात है भाई, 2 रुपये ही बढ़ाए हैं यहाँ पर। तो 50 रुपये से बढ़ाकर कितने करने की कह रहे हैं? 2 रुपये और बढ़ाओ तो 52 रुपये प्रति किलोग्राम फैट कर दिया गया है, जिससे पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी। अब 2 रुपये से क्या वृद्धि? 5 रुपये तो बढ़ाना चाहिए था ना, महंगाई इतनी हो गई है। ठीक है, चलो सरकार है तो करती रहती कुछ भी, अपने को तो याद करना पड़ेगा। ट्रिपल आर सेंटर जो है शक्ति संगम स्वच्छता और सशक्तिकरण का अनूठा मॉडल है। जयपुर जिला परिषद द्वारा जयपुर जिले की खेजड़ावास पंचायत में ट्रिपल आर इंपॉर्टेंट है। जयपुर जिले की कौन सी पंचायत है? खेजड़ावास पंचायत में ट्रिपल आर मतलब रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल सेंटर शक्ति संगम की स्थापना की गई थी 14 मार्च को। तो यहाँ पे जो है इसका इन्होंने एक मॉडल बनाया है। तो ये केंद्र जो है स्वच्छता, पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मॉडल है एक। और इसकी आर्थिक सफलता की बात करें तो मात्र 1 महीने में, देखो 14 मार्च को तो इसकी स्थापना हुई और 14 अप्रैल तक ही इन्होंने क्या किया है तो महिलाओं के माध्यम से 25,000 रुपये की सामूहिक आय भी अर्जित कर ली है। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करके इन्होंने 25,000 रुपये की सामूहिक इनकम भी जनरेट कर ली है मात्र 1 महीने में। जयपुर की खेजड़ावास पंचायत में इन्होंने ये काम किया है। शक्ति संगम जो है ये सेंटर स्थापित किया है। 25,000 रुपये याद रखना है। लिटिल अंडमान जो है प्रो 2026 राजस्थान की रीवा अरोड़ा ने जीता क्या? कांस्य पदक। तो राजस्थान की जो रीवा अरोड़ा है इन्होंने लिटिल अंडमान प्रो 2026 नेशनल सर्फिंग चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान मतलब ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिता 9 से 12 अप्रैल को अंडमान के बटलर वे में आयोजित की गई। इट्स इम्पोर्टेंट, अंडमान के बटलर वे में 9 से 12 अप्रैल को जो है ये लिटिल अंडमान वाली सर्फिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई। और अपनी यहाँ की जो है राजस्थान की रीवा अरोड़ा ने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है, 3rd स्थान हमने हासिल किया है इसमें। अब रीवा ने जो ये सफलता है वीमेंस ओपन सर्फिंग में 7.84 स्कोर के साथ जीती है। इस श्रेणी में तमिलनाडु की कमाली मूर्ति प्रथम, ठीक है, कमाली मूर्ति प्रथम गोल्ड और गोवा की शुगर शांति बनारस से द्वितीय रही हैं। तो फर्स्ट और सेकंड भी याद रखना है। ठीक है, अपने यहाँ से तो ये रीवा जी तो क्या है ये 3rd आई है। फर्स्ट आई है कमाली मूर्ति। कमाली मूर्ति का संबंध है कहाँ से? तमिलनाडु से। इनको गोल्ड मिलेगा, जो फर्स्ट आएगा उसको गोल्ड, सेकंड वाले को सिल्वर, 3rd वाले को ब्रॉन्ज, सीधा सा है। तो गोवा जो है गोवा की मिला है शुगर शांति बनारसी को सिल्वर, ये आई हैं सेकंड। और अपने ये 3rd आई हैं, इनको मिल गया ब्रॉन्ज रीवा अरोड़ा को। और ये जो भारतीय सर्फिंग सीजन की बड़ी नेशनल स्तर की सर्फिंग और स्टैंड अप पेडल चैंपियनशिप थी। ठीक है, तीरंदाज जो है रजत चौहान जो है इनको DGP कमेंडेशन डेस्क से सम्मानित किया गया है। तो जो तीरंदाज है रजत चौहान, इनको क्या है राजस्थान पुलिस में पुलिस उप अधीक्षक DSP के पद पर जो है कार्यरत ये तीरंदाज है। प्रख्यात
तीरंदाज रजत चौहान को उनके उत्कृष्ट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रदर्शन के लिए 24 अप्रैल को डीजीपी कमेंडेशन डेस्क से सम्मानित किया गया है। तो इनको जो है राजस्थान के पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव कुमार शर्मा द्वारा 5वीं RAC में आयोजित ये प्रदान किया गया था। ठीक है, रजत चौहान जो है इन्होंने एशिया कप 2026 में 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज जीते थे। वर्ल्ड पुलिस गेम 2023 में 2 गोल्ड और 1 रजत जीते थे। तो रजत चौहान का संबंध पहले याद रखना है किससे है, तीरंदाज से है। और अभी इनको जो है एशिया कप 2026 में 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज भी जीते। और अभी इनको डीजीपी कमेंडेशन डिस्क से भी सम्मानित किया किसने, तो जो डीजीपी है राजीव कुमार जी इन्होंने। ठीक है, और 2022 के वर्ल्ड कप में भी इन्होंने 2 गोल्ड पदक जीते थे, इसमें भी जीते थे, एशियन गेम्स में भी जीते थे। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे अपने भारत के लिए मेडल जीते हैं। अब देखते हैं 16वीं जो जूनियर राज्य स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता है, इसका आयोजन 24 से 26 अप्रैल जयपुर में किया गया। विजेता यहाँ पे फलोदी है। ठीक है, फलोदी जो है यहाँ पे विजेता है। हराया किसको, हनुमानगढ़ को हराया है। अन्य जो है देखें तो सीकर का 3रा स्थान है, नागौर का 4था स्थान है। तो इन स्टेट लेवल की जो महिला हॉकी प्रतियोगिता थी जयपुर में आयोजित की गई थी 24, 25, 26 को। अखिल भारतीय जो अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल चैंपियनशिप थी, हैंडबॉल चैंपियनशिप राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में आयोजित हुई थी। ये 24 से 26 थी, ये 21 से 25 थी हैंडबॉल वाली। इसमें आयोजन विश्वविद्यालय में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, विजेता भी यही रह गए राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले। फाइनल में इन्होंने हराया UM विश्वविद्यालय की टीम को। और 3रा स्थान आया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब का। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिनेश डुड्डी बने हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बने हरदयाल जो कि UEM यूनिवर्सिटी के थे। आगे देखें एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेस सम्मेलन जो है ये हुआ अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में। एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जज जो है और राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया था एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जज सम्मेलन का। मुख्य अतिथि यहाँ पे जस्टिस सूर्यकांत थे। मुख्य विषय था वैकल्पिक विवाद समाधान के संवर्धन और कानूनी जागरूकता में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भूमिका। तो ये रिटायर्ड जजेस का सम्मेलन भी जयपुर में हुआ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जज की हेल्प से और जो रालसा है अपनी उसकी हेल्प से। अभी मुख्य अतिथि इसमें कौन थे, अपने भारत के CJI जस्टिस सूर्यकांत थे। ठीक है, और राजस्थान हाईकोर्ट के यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम का भी शुभारंभ किया गया। विधिक सेवाओं की सुलभता जो है उसके लिए मल्टी यूटिलिटी वाहनों को भी रवाना किया गया है। आगे देखते हैं जो ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट है ये अपनी जयपुर के JECC सीतापुरा में आयोजित की गई 23, 24, 25 मई को अभी की जाएगी तो राजस्थान जो अपनी एग्रीटेक मीट है ग्राम, तो ग्राम का फुल फॉर्म भी किसी एग्जाम में पूछा गया है। G से अपने ग्लोबल है, R से राजस्थान है, A से एग्रीकल्चर, M से मीट। तो इसका आयोजन जो है अभी JECC में सीतापुरा में 23, 24, 25 मई को किया जाएगा। और प्रचार और रोड शो की बात करें तो नई दिल्ली में 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने निवेशक, उद्यमी, कृषि विशेषज्ञों को इन्विटेशन देके और बेंगलुरु में 26 अप्रैल को ग्राम 2026 की सफलता हेतु रोड शो का भी आयोजन किया। उद्देश्य क्या है कि कृषि क्षेत्र में वैश्विक निवेश, स्टार्टअप्स, आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना। तो ये है ग्राम से संबंधित। तो मई की न्यूज़ में भी अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। फिर देखते हैं अखिल भारतीय शूटिंग बॉल जो है प्रतियोगिता, तो इसमें देखें तो 24, 25, 26 अप्रैल को मुंशीबाग क्लब अलवर में इसका आयोजन किया गया। उद्घाटनकर्ता इसमें संजय शर्मा थे जो कि अभी वन और पर्यावरण मंत्री हैं। महिला वर्ग में देखें तो विजेता बनी है कौन, उत्तर प्रदेश बना है महिला वर्ग में दिल्ली को हराकर। और 3रा स्थान आया है किसका, हरियाणा का। ठीक है, पुरुष वर्ग में बात करें तो पुरुष वर्ग में फाइनल मुकाबले में पंजाब और महाराष्ट्र के बीच में सेमीफाइनल में हरियाणा और मालेगांव को हराया। अब नेक्स्ट है अपनी न्यूज़ राज ममता कार्यक्रम। तो राज ममता का फुल फॉर्म, तो भाई जिसका भी नाम ममता है वो अपनी फुल फॉर्म ज़रूर देख लें यहाँ पे। तो ममता से देखो मेंटल अवेयरनेस मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल। ठीक है, तो मेंटल अवेयरनेस मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल, तो ये ममता की फुल फॉर्म है जो कि आपको याद रखनी है, MAMTA। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखनी है, ये पूछ सकता है। और जो बजट में इसका था संदर्भ, तो राजस्थान बजट 2026-27 में विकसित राजस्थान 2047 के तहत ये न्यूज़ थी। शुभारंभ इसका 7 अप्रैल 2026 को विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन किया गया था। और उद्देश्य क्या है, प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य जो है सेवा उनको सुलभ बनाना। प्रमुख बुनियादी ढांचे की बात करें तो जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, प्रत्येक जिले में मेंटल हेल्थ केयर सेल का गठन किया जाएगा। और अन्य क्या है कि केंद्र में सेंट्रल में क्या है टेली मानस का प्रभावी संचालन भी किया जाएगा। ठीक है, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ का भी अपने यहाँ पे संचालन किया जाएगा। तो ये अपन को देखना है। फिर देखो तरल नाइट्रोजन परिवहन वाहनों का संचालन 27 अप्रैल 2026 को जो है राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड द्वारा 6 वाहनों को रवाना किया गया। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय गोकुल
मिशन योजना जो है कौन सी है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना, जो कि 100% सेंटर फंडेड हैं। तो इसके लिए जो है राज्य में कृत्रिम गर्भाधान जो है उसकी सेवाओं को प्रभावी बनाना, पशु नस्ल सुधार करना। लाभान्वित जिले कौन से होंगे, तो अलवर, खेरथल, तिजारा, कोटपतली, बहरोड, सलूम्बर, फलोदी और जैसलमेर। ठीक है, तो अलवर, खेरथल, तिजारा, कोटपतली, बहरोड एक साथ याद करेंगे, सलूम्बर अलग से याद करेंगे और फलोदी, जैसलमेर एक साथ याद करना है। ठीक है, इसमें देखते हैं विशेष। तो इससे पूर्व 20 अन्य जिलों को भी ये वाहन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। 15 दिवसीय ग्राम रथ अभियान का शुभारंभ। तो मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने 27 अप्रैल को जयपुर के OTS परिसर में 15 दिवसीय क्या किया है, ग्राम रथ अभियान का शुभारंभ किया है। ठीक है, 15 दिवसीय ग्राम रथ अभियान का शुभारंभ जो है जयपुर में किया गया है। किसने किया, राज्यसभा सांसद हैं अभी ये नितिन नवीन, इन्होंने किया है। और ये अभियान जो ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट है 2026, इसके प्रचार प्रसार के लिए शुरू किया गया था। और मुख्य कार्य जो है इसका ग्राम रथ सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचकर ग्राम 2026 जो है अभी 13 ग्राम 2026 इसका प्रचार प्रसार करेगा, राज्य सरकारी योजनाओं की भी जानकारी देगा। ये इसका काम था। 27 अप्रैल से 15 दिन तक ये अपन ने स्टार्ट किया था जयपुर से। तो इस क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपनी 30 मिनट की क्लास एक और होगी जिसमें ये जो क्रोनोलॉजी है ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो अकॉर्डिंग टू मी आपको जो है ज़्यादा लंबी क्लासेज अगर करंट की देखते हैं तो चीज़ें याद नहीं रहती है। आप लोग बोलते हैं कि वन शॉट करा दीजिए, लेकिन आप 2 क्लासेज एक साथ देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। दूसरी क्लास भी आपको मिल जाएगी जिसमें थोड़ा सा कंटेंट बचा है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो लगभग अपनी 1.5 घंटे से भी ज़्यादा की क्लास हो चुकी है, तो इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से याद नहीं रहता है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग कराऊंगी, आपको जैसे भी देखना है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जब दोनों क्लासेज हो जाएं तो दोनों को एक के बाद एक देख सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल है 1% भी, तो आप ज़रूर कमेंट करके जाएं। आप पूरी क्लास देख लेते हैं, आपकी हेल्प भी हो रही है, फिर भी आप ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो आपका रेस्पॉन्स भी तो चाहिए रहता है कि आपको क्या नीड है नहीं है। तो आप अपना जब फीडबैक देंगे तभी तो जाके कोई आपके लिए कुछ हेल्प कर पाएगा, अन्यथा आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए। ठीक है ना, फिर आपको ना तो शिकायत करने का कोई राइट है ना कोई और बात है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।